हेलो एवरीवन। सो हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में क्या करा था, हम लोगों ने ये देखा था कि ऐसे पॉलिनॉमियल फंक्शन के बारे में सोचा गया कि भाई पॉलिनॉमियल फंक्शन बनाना है हम लोगों को, ये एज अ टास्क सोचा गया। राइट, अब देखते हैं उन्होंने बनाया गया है ना, उन्होंने काफ़ी डिस्कशन किया होगा, तो उससे हमारा पॉलिनॉमियल फंक्शन बना है। राइट, अब पॉलिनॉमियल फंक्शन जब बनाया गया ना, तो ये आपको बेसिकली हम लोग अभी जो हमारे सिलेबस में है वो सिंगल वेरिएबल वाला ही है। बेसिकली सिंगल वेरिएबल मतलब कि एक्स के अलावा कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें, सिंपल लैंग्वेज में मतलब एक ही वेरिएबल होगा, ये नहीं होगा कि एक ही के अंदर एक्स वाई जेड सब कुछ है। ठीक है, मतलब उस पर क्वेश्चन बना सकते हो, मैं कराऊंगा अभी थोड़े बहुत। पर सिंगल वेरिएबल इसलिए डाला गया है, अभी उसका एक वीडियो बना रखी है मैंने ऑलरेडी, शायद 3D 4D वर्ल्ड नाम से। तो उसमें समझाया है कि अगर एक वेरिएबल से ज़्यादा हो जाता है तो उसका एनालिसिस भाई साहब 3D और 4D में चले जाता है। डोरेमोन की पॉकेट देखी थी 4D ठीक है, उसमें चले जाता है। अगर तुम्हारे लेट से मैंने एक पॉलिनॉमियल ऐसा हो गया है ना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। राइट, और दूसरा पॉलिनॉमियल होगा लेट से ए एक्स स्क्वायर फिर लेट से बी वाई प्लस सी। ठीक है, अगर मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ तो वो एक सिंपल सा हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा इसका। पर अगर तुम इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो तुम्हें थोड़ी सी चीज़ें अलग लगेंगी देखने में काफ़ी हद तक। ठीक है, तुम एक बार कोशिश करना, तुम इसका ग्राफ बना के देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, नहीं इक्वल्स टू नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड क्या है, कुछ नहीं है, ये सिंपल फंक्शन है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है, फंक्शन क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा सिंपल 1D ग्राफ हो गया, सॉरी 1D कह रहा हूँ, ये जो ग्राफ है ना 1D कह रहा हूँ ना मैं, एक मिनट गलत लग गया मैं तुम लोग को इस टाइम पर। ये तो मिस्ट्री है, ये हम उसी टाइम पे क्लियर करेंगे तभी मज़ा आएगा। वो एक ही वीडियो इतनी बढ़िया बना रखी है मैंने, उसमें 3D ग्राफ दिखाए हैं मैंने तुम्हें चलो खैर वो बात की बात है, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल पॉलिनॉमियल फंक्शन। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल फंक्शन जो है वो हमने एक वेरिएबल के बना रखा है और उस वेरिएबल का नाम लेट से हमने बोल लिया एक्स। ठीक है, तो लेट एक्स बी आ वेरिएबल। ठीक है, और मान लेते हैं एन जो है वो कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, लेट एन बी आ नेचुरल नंबर। होल नंबर भी यहाँ पे लिख सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर हो। फिर क्या बोला गया, ए जीरो ए वन ए टू ऐसे करते करते ए एन तक, लेट दिस बी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। वरना कांस्टेंट का सीधी सीधी मतलब ये है कि बस कोई नंबर होगा, नंबर मतलब कि क्या 5 हो सकता है ना, 7.2 हो सकता है, या लेट से चलो 3 आयोटा हो सकता है। आयोटा बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, क्या दिक्कत है इसमें, ये सब कांस्टेंट में काउंट होता है। तो इस चीज़ को हमने एक सेकंड में लिख दिया यहाँ पर इतने छोटे फॉर्मेट के अंदर कि ए एम बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पर एम जो है वो 0 1 2 3 4 5 7 ऐसे करते करते एन तक कुछ भी हो सकता है। तो अगर जीरो हो गया तो ए जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर वन डाल दोगे इसमें है ना, अगर इसमें वन डाल दोगे तो ए वन क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर इसमें टू डाल दोगे दैट मीन्स कि ए टू भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। बस ऐसे करते करते चल रहे हैं। ठीक है, जब भी मैं बोलता हूँ ना कि कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे कंफ्यूज मत हुआ करो। जब मैं बोलता हूँ ना एकदम से मैंने किसी के सामने बोल दिया कि ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि वो नंबर कुछ इस टाइप का लग रहा होगा, 3 + 2 आयोटा। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, हो सकता है वो 3 ही हो, क्या हो सकता है वो सिर्फ 2 आयोटा हो, या फिर हो सकता है कि वो 3 + 2 आयोटा हो, है ना, हो सकता है सिंपल रेशनल नंबर हो, वो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट होता है। राइट, तो कंफ्यूज मत हुआ करो, कभी भी किसी बुक में लिखा हुआ है ना कि कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो बना दिया उसका, जिसे कहते हैं ना बेस बना, थाली बना दी हम लोगों ने। अब ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है यहाँ पर, ये वाला एक्सप्रेशन, ये इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन। खत्म बात, बस ये है, खत्म चैप्टर खत्म। चलो भाई चलते हैं, निकले नहीं तुम अभी तक, चलो रहेगा तो यहीं पे बात कर लेते हैं इसके बारे में ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस ए फोर एक्स की पावर फोर, ऐसे करते करते ए एन एक्स की पावर एन तक अगर मैं जाऊँगा। ठीक है, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन तुम देख रहे हो अपने सामने, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल बोलते हैं वैसे तो, सिंपल बोलते हैं पॉलिनोमियल है ये तो। ठीक है, पर एक्चुअल में ये फंक्शन है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, तो एफ एक्स ये तुम्हारा यहाँ पर फंक्शन की तरह हम लोगों ने इसको डिफाइन कर रखा है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे जब आपने जो वो फंक्शन पढ़ाया था उसमें फंक्शन में तो वो सब होता था ना कि वो एक एक्स जो होगा वो वाई एक ही होना चाहिए, कुछ इस टाइप का कुछ पढ़ा तो था, भूल गए फिर से फिर से भूल गए। पर उसकी टेंशन मत लो, उस चीज़ का केयर इसमें कर लिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, इसको ऐसे ही बनाया गया है, उस टाइप की चीज़ों पे अभी नहीं जा रहा मैं, फिर वो थोड़ा थोड़ा सा टफ लगने लगता है देखने में, वो बाद में देखेंगे। पहले सिंपल देखते हैं कि हाँ यार ये एक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं इतने सिंपल से एक्सप्रेशन को। इसके एग्जांपल जैसे ये, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? वैसे तो कह सकते हो पॉलिनोमियल, पर दो वेरिएबल के अंदर है, तो अभी के लिए अपनी डेफिनेशन के लिए हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि एक वेरिएबल के अंदर तो नहीं है ये पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि इसमें वाई आ गया है इस वजह से। नीचे वाला क्या पॉलिनोमियल है, 7 x की पावर 5 3 x की पावर 4 - 4 x + 15, यस ये है। कोई बोलेगा इसमें वो सब तो नहीं है, इसमें देखो इसमें तो x की पावर 4 है, इसमें तो नहीं है x की पावर 4। मैंने कहा है, देख तुझे दिख नहीं रहा, ये रहा 3, ओ सॉरी। ओके, एक मिनट रुको, मैं इसको तो थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ सेम चीज़ को। लेट से तुम्हारे सामने ये पूरा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, चलो मैं लिख देता हूँ, चलो ये लिख देता हूँ, a x की पावर 5, फिर लिख देता हूँ b x की पावर 4, c x का क्यूब d x का स्क्वायर। ठीक है, और फिर e x और फिर f।
ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है हमारे सामने। ठीक है, अगर मैं इसको जैसे चाहूँ वैसे तोड़ मरोड़ कर अलग कर दूँ, वो भी पॉलिनोमियल होगा। लेट्स से जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, इसको दिखाते हैं p से, ठीक है ना, px, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक और पॉलिनोमियल होगा जिसका नाम होगा ax की पावर 5। हाँ जी, बस ये भी एक पॉलिनोमियल है। एक और पॉलिनोमियल होगा जिसका नाम होगा bx की पावर 4। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट ले लूँ, वो भी एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट लूँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और सिर्फ ये भी एक पॉलिनोमियल है, और सिर्फ f, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं तुमसे बोलूँ 2, ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है। हाँ, सही में ये पॉलिनोमियल है जो कि कांस्टेंट है। सीधी बात ये है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ जीरो, तो इसको बोलते हैं हाँ जी ये जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है। सही है, हाँ जी ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, ऐसे ना करके मैं अलग तरीके से भी कैटेगराइज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कौन से तरीके से कैटेगराइज कर सकता हूँ, लेट्स से मैं इसको ऐसे ना हटा के, ठीक है, मैं इसको ऐसे सेपरेट नहीं कर रहा, मैं इसको अलग तरीके से सेपरेट कर देता हूँ। चलो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। चलो मैंने इतना ले लिया, तो ये भी आज से पॉलिनोमियल है, डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, ये भी एक पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, क्या ये जो बच गया, क्या ये भी पॉलिनोमियल है? हाँ, ये भी पॉलिनोमियल है, ए एक्स की बार 5 प्लस बी एक्स की बार 4 प्लस सी एक्स क्यूब। कोई कहेगा वो तो तुम बोल रहे हो ना, हम कैसे मान ले, मैथ्स कैसे मान ले कि पॉलिनोमियल है? देख, मैथ्स के लिए तो यही पॉलिनोमियल है, ए एक्स की पावर 5 बी एक्स की पावर 4 सी एक्स का क्यूब। यहाँ तक तुमने भी लिखा, मैंने भी लिखा। मैथ्स इसके आगे भी लिखता है, डी एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस एफ। बस वो बड़े प्यार से क्या बोलता है, बेटा डी जीरो है, बेटा ई भी जीरो है, और बेटा एफ भी जीरो है। अगर डी जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो। ई इंटू जीरो वही जीरो इंटू एक्स जीरो, और ये तो है जीरो, खत्म बात। तो ये एक्चुअल में कुछ है नहीं एक्चुअल में, पर लिखते पूरा है। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए इसको तुम जैसे चाहो वैसे तोड़ सकते हो। इनफैक्ट मैं इसको ऑल्टरनेटिव भी लिख सकता था, जैसे ए एक्स की पावर 5, उसके बाद एक्स की पावर 4 वाले को खा जाओ और सीधे लिख दो सी एक्स का क्यूब। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मानो मैंने लिख दिया सीधे सीधे क्या लिख दिया, चलो इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाला आएगा, फिर मैंने लिख दिया लेट से ई एक्स, बस इतना लिख के छोड़ दिया, ये भी पॉलिनोमियल है। हाँ जी, ए एक्स की पावर 5 प्लस सी एक्स का क्यूब प्लस ई एक्स, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपको लगा बीच वाले कहाँ चले गए, तो बीच वाले तो मैं ऐसे समझ सकते हो ना, ये लिखा हुआ है जीरो इंटू एक्स की पावर 4, जीरो इंटू एक्स की पावर स्क्वायर, ठीक है, प्लस जीरो। ठीक है, तो इनका कोई काउंट नहीं है, पर ये एक्चुअल में तुम समझ में आ रहा है, मतलब एक तरीके से पॉलिनोमियल अभी भी वही है। ठीक है ना, पॉलिनोमियल हमेशा यही है, हमेशा यही होता है, वो ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब। पर तुम्हें जो टर्म गायब करना है ना, तुम्हें जो भी टर्म गायब करना होता है, तो हम सेटिंग करवा देते हैं, हम सेटिंग करवा देते हैं। उस सेटिंग में हम करते हैं क्या है, हम ए टू को जीरो बोल देते हैं। अगर मैंने ए टू को जीरो बोल दिया तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो गया। तूने बोला भाई इधर इधर इधर, मेरे को यार ये एक्स की बार 4 नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया इसको। कैसे हटाएंगे, पॉलिनोमियल भैया तो हमारे गुस्सा मान जाएंगे इनको हटा दिया। तो कैसे हटाएं इसको, सिंपल, ए 4 को जीरो बोल दिया, खत्म बात। पॉलिनोमियल भैया को पता भी नहीं चला कि वो जीरो हो गया। ठीक है, तो अब जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा उसमें ये दिखेगा ही नहीं तुम्हें, क्योंकि ये तो जीरो हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम देखते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको देखता हूँ ये वाला, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि एक ही वेरिएबल हो रहा है। ऐसा नहीं कि हर बार एक्स ही यूज़ करना है, मैं वाई यूज़ कर सकता हूँ, मैं ए यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने ये लिख दिया, सेम चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, टू ए का स्क्वायर प्लस 7a+4, ये एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल ए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ ए। जैसे इसको लिखते हैं एफ एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स इसमें वेरिएबल है, इसमें ए वेरिएबल है, तो यहाँ पे ए में लिख दिया। ये भी एक पॉलिनोमियल है, पर हम लोगों को आदत हो चुकी है एक्स के टर्म्स में देखने की। ठीक है, अच्छा, पहला वाला तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है ये। जैसे ये सेकंड वाला पी एक्स है, 7x की पावर 5, इसमें तुम देख सकते हो ये एक्स के अंदर है। ऐसे इसको मैं ए के अंदर लिख सकता हूँ, फाइव के अंदर लिख सकता हूँ, थीटा के अंदर लिख सकता हूँ, मेरा मन है वो तो मैं वेरिएबल तो मैं जो चाहूँ मैं बादल बना दे रहा हूँ। ले ऐसे ले ले, 7 काका का पढ़ा है बचपन में, काका का पढ़ा होगा का। ठीक है, का की बार 5। ठीक है, तो वेरिएबल के चक्कर में कभी मत पड़ रहा। ठीक है, कोई उसने मतलब, पता है मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, वो तुम्हें फालतू में डराने के लिए, जब क्वेश्चन में दम नहीं होता ना, तो वो डराने के लिए ये करता है। क्या करेगा, डराने के लिए तुमने इस क्वेश्चन को एक्स की जगह पे उसने ऐसे दे दिया, 2a² प्लस 7a+4। अब बच्चा बेचारा देख के डर गया, उसको लग रहा है ये कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि उसकी आदत हो चुकी है ए जैसी चीज़ को वो कांस्टेंट अपने अभी मान लेता है। उसने इतने क्वेश्चन कर रखे हैं अभी तक, उसको ए देख के पता नहीं ऐसी फीलिंग नहीं आती पॉलिनोमियल वाली। ठीक है, तो इन सब चक्करों में मत पड़ना, ये तो बहुत होने वाला है तुम्हारे साथ, अब तुम बड़े हो चुके हो, बच्चे नहीं हो तुम। अच्छा, ये वाला देखना जी एक्स, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जी है, बिल्कुल है, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था कि जो कांस्टेंट टर्म है तुम्हारा, ठीक है, ए एम, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो आयोटा अगर यहाँ पे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, आयोटा भी है, देखो तुम यहाँ पे वन हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल आपका यहाँ पे ये रेशनल नंबर है, इंटीजर है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर हो गया ये। ठीक है, देखो यहाँ पे वन वापस आ गया। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोएफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई होप तो समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ नहीं, सिंपल पी एक्स इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग। इस जो ये चीज़ है, ये जो पूरी लड़ी है, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। एक मैं बहुत बड़े मैथमेटिशियन की बुक भी पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि पॉलिनोमियल इज नथिंग बट अ अर्थवॉर्म, है ना, पॉलिनोमियल इज नथिंग बट एन अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म शायद अर्थवॉर्म होता है वो, उसमें क्या होता है ना, अर्थवॉर्म करता क्या है ना, कि उसको जैसे वो कुछ शायद केचुआ होता है, क्या होता है,
इस टाइप से करके वो उसकी बॉडी होती है, चलता रहता है, थोड़ा अजीब सा लगता है देखने में। अगर तुमने उसको यहाँ से काट दिया, तुमने ब्लेड दिया उसको, तुमने यहाँ से काट दिया, तो जितना पार्ट उसको डिटैच हो गया, ठीक है, तो इतना, मतलब इतना एक और नया अर्थवॉर्म बन गया और ये एक नया अर्थवॉर्म बन गया। सही में मतलब ऐसा होता है, मतलब दो इंसान बन गए एक तरीके से, इंसान नहीं मतलब दो जीवित प्राणी बन चुके हैं अभी ये, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल में भी लगभग लगभग देखा जाए तो ऐसे ही होता है। अगर मैंने इसको बीच से काट दिया, तो जहाँ पे मैंने इसको काटा है उसके लेफ्ट वाला भी एक पॉलिनॉमियल है, उसके राइट वाला भी एक पॉलिनॉमियल है, तुम इसके जितने चाहो उतने टुकड़े कर लो, सबके सब भी पॉलिनॉमियल है, ठीक है। तो अच्छी एक एनालॉजी है, कुछ भी कहो। उस बुक का नाम भूल गया, पता नहीं क्या था। काफ़ी बड़े जी एच हार्डी की पढ़ रहा था मैं, पता नहीं, चलो छोड़ो। इफ ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी से एन इज डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, ए एन इज कॉल्ड द लीडिंग कोएफिशिएंट। तो इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला टर्म लिखा है तुम्हारे सामने, ठीक है। तो पहले तुम ये ढूंढो इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर किसकी है, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4, एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स की पावर 0 लिखा हुआ है बेसिकली, पर हम सिंपल क्या बोलते हैं इसको, 15 लिखा हुआ है। तो सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी है, राइट। तो ये मेरी डिग्री हो गई, ठीक है, क्या हो गई मेरी, ये डिग्री हो गई। बस ये डिग्री हम तब बोलेंगे इसको जब इसके साइड वाला जो लिखा हुआ है वो जीरो ना हो। सोच के देखा, मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ यहाँ पर प्लस में 0 × x⁻9 लिख दूँ, चलो मैंने ये लिख दिया 0 × x⁻9, तो क्या इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 9 हो गई क्या, नहीं, क्योंकि इसके सामने 0 लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में है ही नहीं यहाँ पर। समझ में आ रही है बात, बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल की बात है, एलिमेंट्री बात करी है मैंने एक तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं डिग्री। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है, सिंपल। अच्छा, जो जो जिस जहाँ पे ये x⁻5 आ रहा है उसके साथ में जो कोएफिशिएंट है उसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारा ये ऊपर वाला बंदा है ये, ठीक है, ये वाला जो बंदा है, इसमें डिग्री क्या होगी, इसमें डिग्री क्या होगी, इसमें डिग्री होगी ये तुम्हारा ये वाला टर्म मुझे डिग्री दे रहा है, इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई n, और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो गया, an, ठीक है। अब वो मैं लेफ्ट टू राइट लिखूँ, राइट टू लेफ्ट लिखूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब मैं पक्का कर रखा है कि ए एन जो है वो जीरो नहीं है। अगर ए एन जीरो हो गया तो ये डिग्री नहीं है फिर, ठीक है, ये टेंशन मत लो। अभी एकदम से सुन रहे तो थोड़ा बहुत लग रहा होगा मे बी, अभी मैं एग्जाम्पल लूँगा, समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलो, तो ये हमारा एक जनरल आपका, इसको हम सिंपल बोलते हैं पॉलिनॉमियल, खत्म बात। अब माना तो इसमें n इक्वल्स टू 5 डाल दे, इसमें तुम n इक्वल्स टू 5 डाल दो, ठीक है। तो अगर मैंने इसमें n इक्वल्स टू 5 डाल दिया, तो a0 a1x a2x², फिर इसके आगे होगा a3x³ a4x⁴, और n 5 डालना मतलब कि a5 पे रुक जाएगा, तो बस यहीं रुक गया a5 x⁻5, इसके आगे कुछ नहीं है, बस यही है, ठीक है। अब पता है ये देखने में तुम्हें लग रहा होगा भयानक, पर पता है तुमने इसको ऐसे याद नहीं किया है। जब तुमने बचपन में कभी एनसीईआरटी में कभी पॉलिनॉमियल पढ़ा होगा ना, क्लास 10th में या 9th में, तो वो लोग तुम्हें ऐसे पढ़ाते हैं, और वो सही तरीका भी है, कहीं ना कहीं बच्चों को देखने में सिंपल लगता है। इसको मैं बोलता हूँ ए, इसको मैं बोलता हूँ बी, सी, डी, ई, एफ। अब देखो सेम चीज़ को, a x⁻5 b x⁻4 c x³ d x² e(x)f। अरे ये याद आ रहा है, एक मिनट पहले मैं ये दिखाता हूँ, a x² + bx + c, बोलो। अब तो कुछ लग रहा होगा जाना पहचाना था, ये लग रहा है a x³ + bx² + cx + d, राइट। इसी को तो पॉलिनॉमियल बोलते हैं, इसी को तो पॉलिनॉमियल बोलते हैं, ये सब पॉलिनॉमियल ही तो है तुम्हारे, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी। अगर मुझे ये दे रखा है कि जो ये ए है पहला पॉइंट, तो ये जीरो नहीं है, तो पक्का पक्का क्या हो गया, इसकी डिग्री क्या हो गई, 5 हो गई अपने आप ही, क्योंकि भाई ये हाईएस्ट है, ठीक है। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो गया, ए हो गया, सिंपल, ठीक है। तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो गया, ए हो गया। अच्छा, इसमें कोएफिशिएंट्स बताओ सारे के सारे, ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ठीक है। अच्छा, इसका कांस्टेंट टर्म कौन सा है, इसका कांस्टेंट टर्म कौन सा है, एफ, ठीक है। एफ कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है जिसमें एक्स की पावर 0 हो बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं, एक टर्म ये, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म, ठीक है, ठीक है। फिर लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा ए हो गया। अच्छा अच्छा, एक और चीज़, कभी भी जब डिग्री 5 होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्विंटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। तुम याद करना चाहो कर सकते हो, ऐसा कुछ महान नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने ये तो बोल दिया कि ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता, बी, सी, डी, ई, एफ, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ये सब कुछ ही जीरो हो जाए, हाँ हो सकता है कि बी भी जीरो हो जाए, सी भी जीरो हो जाए, डी भी जीरो हो जाए, सब कुछ जीरो हो जाए, ठीक है ना। डी, ई, एफ के सब क्या हो गए, जीरो हो गए, तो ये तो हट गया पूरा, तो क्या बचा, ए एक्स की बार 5। अभी भी पूरा एनालिसिस सही है, देख लो अपने आप। डिग्री क्या हो गई 5, कोएफिशिएंट क्या होगा इसके, कोई बोलेगा ए बी सी डी, मैंने कहा भाई ये तो जीरो जीरो लिखूंगा ना, दिक्कत क्या है, तो यहाँ पे भी सब जीरो जीरो ही है, ठीक है, तो इनको हटा दो, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, कुछ नहीं, खत्म, कांस्टेंट टर्म ही नहीं है इसके अंदर। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या, अभी भी ए है। क्विंटिक पॉलिनॉमियल की अभी भी है, क्विंटिक पॉलिनॉमियल को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पॉइंट क्या, डिग्री क्या भाई, डिग्री 5 है, बात खत्म हो गई सारी की सारी, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है सिर्फ और सिर्फ लेट से बी जीरो हो गया और बाकी सी, डी, ई, एफ जो है ये जीरो नहीं है, लेट से बी जीरो हो गया, तो ये वाला टर्म हट गया, तब भी मैं क्या बोलूंगा इसका, ये क्विंटिक पॉलिनॉमियल है, ए एक्स की बार 5 सी x³ d x² e x f, ये बस बी एक्स की बार 4 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसमें n = 4 डाल दिया, तब क्या आएगा, तब एक फोर्थ डिग्री का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको भी अगर हम अपने ए बी सी डी ई एफ में लिखें तो ऐसा लगेगा देखने में,
ठीक है। इसमें डिग्री क्या है, इसमें डिग्री क्या है, 4 है। ठीक है। अच्छा, इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसकी डिग्री क्या हो गई, 4। 4 वाले को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। इसको एक और चीज़ बोलते हैं, दैट इज क्वार्टिक। क्वार्टिक जैसे क्विंटिक था, इसी बोलते हैं क्वार्टिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक। तो जब भी डिग्री 4 होती है उसको हम ये बोलते हैं। इसमें भी वही है कि सिर्फ ए जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी अगर मान लो लेट से सी जीरो हो गया, ठीक है, तो ये वाला टर्म हट जाएगा। तो ए एक्स की बार 4 बी एक्स क्यूब डी एक्स प्लस ई, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, वो भी बाई क्वाड्रेटिक में ही माना जाएगा। ठीक है, बढ़िया। आई होप समझ में आ गया। अगर मैं n इक्वल टू 3 वाला ले लूँ, चलो n इक्वल टू 3, तो अब मैं इसको क्या बोलूँगा, अब मैं इसको बोलूँगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। इसमें भी वही है कि ए जीरो नहीं हो सकता, और इसमें डिग्री क्या हो गई इसकी, 3 हो गई। लीडिंग कोफिशिएंट इसमें क्या हो गया, ए हो गया, है ना। इसमें भी तुमने देखा ही होगा, लेट्स से मैंने ऐसे लिख दिया तुम्हारे सामने 3x का क्यूब, ठीक है, फिर लेट्स से मैंने लिख दिया तुम्हारे सामने 2x माइनस 5। क्या है ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तुम कहोगे इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो मैंने कहा है ना, तुझे दिख नहीं रहा कौन सा टर्म है ये, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, लो आ गया एक्स स्क्वायर। हाँ, मतलब आया नहीं है वो, पर एक्चुअल में वो ऐसे ही है अब मतलब तुम्हारे पास यहाँ पर, इसीलिए तुम उसको पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, पर उसका कोएफिशिएंट 0 है उसका, ठीक है ना, उसका कोएफिशिएंट 0 है। पर जनरल फॉर्मेट में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमेशा ऐसे ही लिखने वाले हैं। अब देख लेते हैं फोर्थ वाला, दैट इज n इक्वल टू 2। सबसे फेमस है ये वाला, ठीक है। इनफैक्ट कई बुकों में तो सिर्फ और सिर्फ यही नाम लिखा हुआ होता है। अगर अभी तुम अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो तुम्हें एक चैप्टर मिलेगा जिसका नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। ये एक तरीके से वही चैप्टर चल रहा है देखा जाए तो, पर फिर भी मतलब मुझे तो ये नाम बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो पूछते बहुत कुछ है और नाम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, एंड दैट इज नॉट फेयर ना। अब जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ पूरा पॉलिनोमियल पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो इस चैप्टर का कायदे से नाम क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल, या फिर अभी तुम आगे जाके इक्वेशंस और ये सब देखोगे तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस या इस टाइप का कुछ नाम होना चाहिए था, पर ज़्यादातर स्टैंडर्ड बुकों में पता नहीं क्यों उन्होंने इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख रखा है। पर इसका नाम वो नहीं होना चाहिए, पर हमें नाम में क्या रखा हुआ है यार, काम में है। तो फिलहाल ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें भी तुम कुछ भी बना सकते हो, तुम ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बना लो, ठीक है। तुम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बना लो। अच्छा, क्या मैं ये बना सकता हूँ बी एक्स प्लस सी, नहीं। तो क्वाड्रेटिक कहाँ बचा, है ना। फिर तो तुमने एक्स स्क्वायर को ही जीरो कर दिया ना यार, ये नहीं कर सकते, यहाँ साफ साफ दे रखा है कि ए को जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक तो रहना ही चाहिए वो। अब आ जाता है लीनियर वाला। अगर मैंने इसमें n इक्वल टू 1 डाल दिया तो क्या आ जाएगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स, या फिर हम सीधे बोलें तो ए एक्स प्लस बी। दिस इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल या फिर लीनियर फंक्शन। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, क्यूबिक फंक्शन। उससे ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन। उससे भी ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, क्विंटिक फंक्शन। ठीक है। उससे ऊपर भी बहुत सारे नाम होते हैं, मैंने कहा नामों में क्या रखो, मुझे तो बस एग्जाम्पल देना था, ठीक है। ऐसा नहीं कि n इक्वल टू 5 के बाद कुछ होता ही नहीं है। भैया तुम्हारा मन है तो मैं इसमें n इक्वल टू 100 डाल दो, तो क्या आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा भाई, ए एक्स की पावर 100, ठीक है, बी एक्स की पावर 99 एंड सो ऑन। अभी इस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। टेंशन मतलब बेटा, तुम्हें इस लेवल पे लेकर जाएंगे कि तुम कहोगे भाई साहब ये क्या हुआ। ठीक है। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन तो बल्कि ऐसे ऐसे हैं जिसमें एक्स की पावर 999, है ना, उस लेवल तक के पॉलिनोमियल है हमारे पास सिलेबस के अंदर अगर आ जाओ तो। अगर मैंने एन इक्वल टू 0 डाल दिया तो क्या आएगा, ए नॉट। सिर्फ ए नॉट ही आएगा, है ना। इसके आगे कोई ए वन एक्स ये सब तो आएगा नहीं, तो ए नॉट ही आ गया बस। तो इस ए नॉट को बोलेंगे ए, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये भी बोला जाता है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हम सेवन्थ हमने एक अलग से पॉलिनोमियल बना रखा है जिसका नाम होता है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। ये क्या होता है, पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। तुम इसमें कुछ भी डालो, तुम एक्स कुछ भी डालते रहो, क्या बोलते हैं भैया, तुम जीरो। पी एक्स मतलब जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, अच्छा बड़ा फंडामेंटल, बड़ा ही एक अच्छा सा डाउट है ये कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हम लोगों ने ऐसे डिफाइन कर रखी है। जीरो पॉलिनोमियल को तुम ऐसे समझ सकते हो, अभी समझाता हूँ इसको, एक मिनट रुक जाओ, वरना तुम अभी स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगा, रुक जाओ। पहले इसको देखो, विच आर द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ये पूछा उसने कौन कौन से इन, ये जो दे रखे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। ये पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम जब भी तुमसे कोई बोलेगा कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, पहले तो चेक करो कि सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये चेक करो कि जो डिग्री है, सॉरी डिग्री नहीं, जो उसमें जो पावर्स लगी हुई है, एक्स का स्क्वायर हो रहा है, एक्स हो रहा है, ये हमेशा किस में होना चाहिए, बोलो किस में होना चाहिए, होल नंबर के अंदर, ठीक है ना। कांस्टेंट एग्जिस्ट कर सकता है, उसके बाद सब ऐसे होना चाहिए, एक्स एक्स की बार 1, एक्स की बार 0, एक्स का स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस टाइप से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक्स की बार 1/2 हो रहा है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपका इरेशनल फंक्शन और वो सब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें आएगा ये सब। तो इस चीज़ को याद रखना। तो ये है बिल्कुल, देखो ना तुम, एक्स का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे एक्स की बार 1 है, यहाँ पे एक्स की बार 0 है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही वेरिएबल है एक्स। अच्छा, इस वाले को देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2√3, ये भी है, इसमें क्या दिक्कत है, एक ही वेरिएबल है वाई, ठीक है। और जो जो वेरिएबल है उसमें स्क्वायर हो रहा है। अब हमें इससे मतलब नहीं कि कांस्टेंट में तो कुछ भी हो सकता है, मैंने क्या बोला, कांस्टेंट तो भाई साहब हमारा जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं वो तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, सीधी सीधे, वो इरेशनल हो, रेशनल हो, कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब जरा इस वाले को देखो, 3√x, भाई साहब तुमने x की पावर पे 1/2 लगा दिया, ये नहीं हो सकता।
एक्स माइनस फोर बाई एक्स, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई, ये लिखा है एक्स माइनस फोर और एक्स की पावर माइनस वन हो गया। ये तुम देखो ना, एक्स को अगर तुम ऊपर ले जाओ तो एक्स की पावर माइनस वन लिखोगे इसको, तो ये भी नहीं होगा। एक्स का स्क्वायर वाई का क्यूब, अरे टी की पावर, भाई साहब इसमें तुमने दो वेरिएबल लगा दिए, हमसे साफ साफ बोला एक वेरिएबल वाला, ये भी नहीं है। फोर एक्स क्यूब, हाँ ये हो जाएगा बिल्कुल, देख सकते हो तुम, फोर एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, बिल्कुल। ये नहीं हो सकता क्योंकि रूट एक्स आ गया इसके अंदर। टू प्लस थ्री वाई, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक्स इनवर्स हो गया, एक्स की पावर वन हो गया, माइनस वन हो गया ना ये, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, ये सब ऐसा नहीं कि अलाउड नहीं है, जैसे कि ये जो है अगर तुम देखोगे अभी कि अगर डिनोमिनेटर में कभी भी एक्स चले जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन, तो उनको अलग से पढ़ाया जाता है ना, मतलब उनको उनको अलग फंक्शन का नाम दे दिया गया है। देखो ऐसे मान लो, एक्स की पावर में क्या क्या आ सकता है, एक्स की पावर में अगर कभी भी होल नंबर आ गया, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे इसको, पॉलिनोमियल। अगर एक्स की पावर में लेट से कुछ इरेशनल नंबर आ गया, या फिर फ्रैक्शनल नंबर आ गया, या फिर रेशनल नंबर आ गया, ठीक है ना, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल फंक्शन आ जाएगा वो तुम्हारा। ठीक है, या फिर अगर नेगेटिव चीज़ आने लगी उसके अंदर, तो हम क्या बोलेंगे इसको, रेशनल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल, इरेशनल, रेशनल। ठीक है, मैंने क्रूड सेंस में तुम्हें बता दिया तीनों तीनों यहाँ पर। ठीक है, चलो चलो, बस मुझे इस वाले में बताओ, लीडिंग कोफिशिएंट बताओ और डिग्री बताओ। तो इस वाले में लीडिंग कोफिशिएंट क्या है और डिग्री क्या है। तो यार पहले तो मैं समझो, देखो इसमें तो कुछ नहीं, एक्स की बार जीरो है, ये तो ये है एक्स की बार वन, ये है एक्स का स्क्वायर, तो ये है बेसिकली, इसको तुम घुमा के ऐसे लिख सकते हो, सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवनटीन, बस उन्होंने घुमा के लिख दिया तो तुम कंफ्यूज हो गए इतनी सी बात पे। ठीक है तो बस बताओ, इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, सेवन, और इसमें डिग्री क्या है, टू। ठीक है, इसमें बताओ, इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, पाई बाय सिक्स, और इसका वो क्या है, डिग्री टू। ठीक है, अच्छा इसमें बताओ, इसमें आपका लीडिंग कोफिशिएंट रूट थ्री है और डिग्री क्या है इसकी, एक्स की पावर वन, यानी कि वन। ठीक है, फिर इसमें बताओ, इसमें सेवन आपका लीडिंग कोफिशिएंट है और थ्री आपका क्या है, डिग्री है। सेवन इसमें ये कुछ नहीं, सेवन एक्स की बार जीरो समझ सकते हो तुम इसको। ठीक है, तो सेवन क्या हो गया इसका, लीडिंग कोफिशिएंट, और जीरो क्या हो गया इसका, डिग्री हो गया। ठीक है, अब जीरो को देखो, जीरो पॉलिनोमियल जो होता है ना, इसमें हम डिग्री को ऐसे डिफाइन करते हैं एक्चुअल में, एक्स की बार माइनस इन्फाइनाइट। अभी सुनने में लगेगा भाई साहब ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि वन अपॉन एक्स की पावर इन्फाइनाइट, अगर मैंने इसको ऐसे करा, देखो एक्स की पावर माइनस इन्फाइनाइट है, ठीक है, एक्स की पावर माइनस, पहला पॉइंट तो ये तुम समझते हो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता। एक्स की पावर जब मैं बोल रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी, उसका मतलब है कि कोई नंबर है जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। ऐसे मान लें माइनस एक करोड़, माइनस एक करोड़ कह रहा हूँ, कितना बड़ा नेगेटिव नंबर हो गया ये। माइनस, जब मैं बोला माइनस इन्फिनिटी, तो वो बहुत ही ज़्यादा वाला बड़ा नंबर है, जो भी तुम सबसे नेगेटिव नंबर सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा नेगेटिव। ठीक है, तो अब मेरे को ये चीज़ बताया कि एक्स की बार माइनस टू का मतलब क्या होता है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं एक्स की बार माइनस इन्फिनिटी ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसा कोई नंबर ले रहा हूँ जो कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ये जो मैंने एरो बना रखा है ना, इस एरो का मतलब ये है कि यार उतना, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर तो होता नहीं है, तो एक ऐसा नंबर जो कि इतना ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वन अपॉन एक्स की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई, अब मैं एक्स कुछ भी डालूँ, ठीक है, अब मैं इतना सोच के देखना, अगर तू टू डाल दे यहाँ पे, तो टू की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, टू की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, सोच पा रहे हो तुम इस चीज़ को, दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो, ऐसा इन्फिनिटी बार। भाई साहब तुम्हारा आंसर इन्फिनिटी को फाड़ देगा, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया ये इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि वन अपॉन इतना बड़ा हो गया कि इसका आंसर हमेशा जीरो ही आने वाला है। भाई अगर मैं वन अपॉन में हज़ार कर देता हूँ तो आंसर कितना आता है, 0.001। तो अगर मैंने वन अपॉन लेट से एक करोड़ इतना बड़ा कोई नंबर डाल दिया इसके अंदर, तो आंसर आएगा पॉइंट जीरो जीरो, पता नहीं क्या आएगा। तो अगर मैंने वन अपॉन इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ डाल दी है, तो आंसर क्या आएगा, जीरो के आसपास आएगा आंसर। ठीक है, तो चाहे तुम एक्स कुछ भी डालते रहो, जीरो आने वाला है। ठीक है, तो पर मेरे इसमें काफ़ी तक पता नहीं, मेरे को इसमें विश्वास नहीं होता था, क्योंकि इन्होंने ये कोई ऐसा, मतलब मैंने एक बुक में पढ़ा ये वाला, तो मैंने तुम्हें बता दिया, पर मेरे को ऐसा लगता है कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स की बार जीरो, खत्म बात, जीरो एक्स की बार जीरो। ठीक है, चलो मैं इसके बारे में चेक करके तुम्हें बताऊंगा जीरो पॉइंट लेवल, क्योंकि मेरे को इसमें डाउट ऐसे है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या डाउट है इसमें, एक मिनट रुक जाओ। अगर मैंने यहाँ पे डाल दो वन बाई टू डाल दिया, तो वन बाई टू की बार इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा नंबर हो गया यार ये, वन बाई टू जो है उसका अगर तुमने स्क्वायर भी कर दिया तो वन बाई फोर आ जाता है, और वन बाई फोर वन बाई टू का आधा होता है। ठीक है, तो ये अगर तुम कोई भी फ्रैक्शनल नंबर डालोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल वन बाई टू है, इसकी पावर लेट से तुमने सोलह कर दिया, तो पता क्या आएगा, वन बाई टू की बार सोलह, एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग नंबर। वन अपॉन में बहुत बड़ा नंबर आ गया ये, तो ये तो बहुत ही छोटा चला गया, तो अगर तुमने वन अपॉन टू की बार इन्फिनिटी कर दिया तो आंसर क्या आएगा, जीरो की तरफ भागेगा। छोड़ो, तुम कंफ्यूज हो गए होगे, छोड़ छोड़ बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, हटा दो, बिल्कुल हटा दो, हटा दो, है ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है ये वाला। ठीक है, हटा दो, हटा दो, गलती हो गई, गलती हो गई, हटा दो इसको।
टेल मी वन बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, बाइनोमियल हमें पता है क्या होता है, इसमें दो टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो क्या ले सकते हो, एक्स की पावर 35 चाहिए, तो मैं सीधी बात ये है, जैसे तुमने ले लिया 2 एक्स की पावर 35 और -3, या फिर चलो एक और ले सकते हो, 2 एक्स की पावर 35 और लेट्स से तुमने ले लिया प्लस में 7x 20, ठीक है। अच्छा क्या मैं ये ले सकता हूँ 2 एक्स की पावर 35 प्लस 9 एक्स की पावर 37, ना, क्योंकि अब इसकी डिग्री क्या है 37 है, ठीक है, तो ये नहीं ले सकते। इस टाइप का लेना है जो कि उसके बाद कम होना चाहिए, बस लेना है, लेकिन बाइनोमियल में ये मोनोमियल लेना है जिसमें 100 आना चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, तुम ऐसे ले सकते हो कुछ भी, चलो -2 एक्स की पावर 100 लो, मोनोमियल हो गया ये, या फिर तुम कुछ और ले लो, चलो 7 एक्स की पावर 100 ले लो, तो तुम्हारा मन है, ठीक है। सिंपल था ये काफ़ी, ठीक है। इस वाले को भूल जाओ, ये फालतू की चीज़ थी जो मुझे नहीं लिखवानी चाहिए थी फालतू, इसको अपने नोट्स में मत लिखना। ये एक्चुअली ना ये अभी इसने नहीं समझ में आ रहा होगा तुम्हें, अभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा लिमिट्स, या तुम पढ़ोगे कैलकुलस के अंदर, ठीक है ना, वहाँ पे पढ़ाएंगे, तुम्हें इतना फील लेकर पढ़ाएंगे इसको कि तुम कहोगे भाई साहब ये है दुनिया तो ठीक है ना। तो अभी इसको भूल जाओ, अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। चलो अब इस नोट पे फोकस करो। नोट क्या है, नोट क्या है, तो मैंने कलर चेंज कर लिया। नोट क्या है, नोट बस इतना सा है कि जो हम बोलते हैं ना लीडिंग कोएफिशिएंट, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो हम उसको बोलेंगे मोनिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला 2x का की पावर 3 प्लस 7x² माइनस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो ये तुम्हारा लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो ये मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है। पर अगर मैं यहाँ पे 2 हटाता हूँ और बस इतना पॉलिनोमियल कंसिडर करूँ, ठीक है, ये मान लो ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, ये मैंने इक्वल टू 0 पे लगा दिया, छोड़ो, ठीक है। अगर ये इसको मैं कंसिडर करूँ तो यहाँ पर ये जो x³ है इसके लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा मोनिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें इससे निकल जाएंगे तो फिर बढ़िया बढ़िया चीज़ों पर आ जाएंगे एकदम से। इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m और जी एक्स मान ले एक और पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है n, ठीक है, और लेट्स से मैंने उन दोनों को प्लस कर दिया या मैंने उन दोनों को माइनस कर दिया, तो अब जो ये जो पॉलिनोमियल बना, ठीक है, अब ये जो पॉलिनोमियल बना इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री आपकी हो सकती है या तो n या तो m, जो भी उसमें से बड़ा है। एक मिनट सॉरी, बल्कि जो भी उन दोनों में से छोटा है। चलो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। लेट्स से एक्स की पावर 5 प्लस एक्स का स्क्वायर, चलो बस इतना सा ले लेते हैं, ये मेरा मान लो सिंपल सा एफ एक्स है, चलो 2x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और लेट्स से जी एक जो है वो है लेट्स से 3x की पावर 7 और लेट्स से -x, चलो ये है। अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे को क्या मिलेगा, 3x की पावर 7 प्लस 2x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सीधे सीधे ऐड कर दिया सबको। अब ये जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आया है इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है बोलो, इसकी डिग्री है हमारे पास 7। तो तुमने देखा इसकी डिग्री क्या थी 5, इसकी डिग्री क्या थी 7, ठीक है। तो जो भी मैक्सिमम थी वो हमारी रिजल्टिंग पॉलिनोमियल की डिग्री आ गई। पर इसमें एक और तरीका हो सकता था, लेट से यहाँ पे मैं ये ले लेता 3x की पावर 5, ठीक है, और लेट से मैंने इसको भी ले लिया 3x की पावर 5, ठीक है। तो अब मेरे दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, दोनों की 5 हो गई। और अब मैंने लेट से इन दोनों को माइनस भी कर दिया, क्या कर दिया मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया। चलो तुम अभी ऐड ही करो, इसको तो -3 कर लो, क्या कर लो -3। अगर अब मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है, अगर मैंने इसको अब ऐड किया तो 3x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 5, ये तो कट गया, सिर्फ ऐड किया मैंने, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये तुम्हारा रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आया जब मैंने ऐड किया। तो अब इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे इस वाले केस में, क्या बोलोगे तुम, ठीक है। तो इसीलिए इस पे डिग्री पे कमेंट करना शायद मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं क्या बोला कि डिग्री जो है वो आपका, अगर तुम इसका मैक्सिमम निकाल लो एन और एम का, उससे हमेशा छोटी होगी या उसके बराबर होगी। तुमने देखा इस वाले केस में बराबर आ गई है ना, डिग्री 7 आ गई थी बराबर, तुम्हारे जी एक्स के डिग्री के बराबर आ गई थी, जो भी मैक्सिमम डिग्री है उसके बराबर आ सकती है, या फिर उससे छोटी होगी, उससे बड़ी नहीं हो सकती कभी भी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि 3x की पावर 7 प्लस समथिंग तुमने जोड़ा और फिर बाद में तुमने 2x की पावर 9 प्लस समथिंग जोड़ा, और इनको जब तुमने जोड़ा तो जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आ गया उसकी डिग्री इससे भी बड़ी आ गई। ऐसा कैसे हो जाएगा, 2x की पावर 13 आ गई मान लो, तो x की पावर 13 होना तो चाहिए ना, जब वो होगा ही नहीं तो कहाँ से ऐड हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए डिग्री कभी भी उससे बड़ी नहीं हो सकती, या तो हमेशा उससे या तो हमेशा डिग्री छोटी होगी या फिर बराबर होगी, ठीक है। सिमिलरली जब तुम मल्टीप्लाई करते हो तो डिग्री क्या हो जाती है m प्लस एन। इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एक ही बार में समझ जाओगे। लेट्स से ये वाला 2x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक है, इंटू लेट्स से x प्लस 4, ये तुमने दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टर्म कब बनेगा, जब ये हाईएस्ट इस वाला और इसका जो सबसे हाईएस्ट होगा वो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x² इंटू एक्स क्या आंसर आ जाएगा, 2x का क्यूब यानी कि 2+1। और फिर इसके बाद जितने भी होंगे वो सब तो इससे छोटे ही होंगे। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या बनी, 2+1। तो अगर इसकी डिग्री m थी, लेट से इसकी डिग्री n थी, तो इसका मल्टीप्लिकेशन की डिग्री क्या बनी, m+n बन गई। ठीक है। अच्छा f ऑफ gx इसमें क्या बनेगी, ये और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ। लेट से मेरा fx जो है, लेट से वो है x² + 2, चलो ये है। ठीक है। और लेट से gx जो है वो है, चलो सिंपल सा मैंने ले लिया 2x³, सिंपल, बहुत सिंपल। तो f ऑफ g ऑफ x का मतलब ये होता है कि gx को x की जगह पे डाल दे, मतलब ऐसे मान लो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे gx लिख दे, तो ये क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है। ऐसे मान लो x की जगह पे gx लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन हमें तो पता है gx क्या है, gx क्या एक्चुअल में 2x³, तो यहाँ क्या हो गया, 2x³ का स्क्वायर हो गया, ये प्लस में 2 आ गया। अब तुम ये समझ पा रहे हो क्या हुआ, 2x³ अगर जब ऐसा हुआ तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 का स्क्वायर x⁻6 + 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 6, यानी कि 3 × 2। तो अगर ऐसा है, लेट्स से इसकी डिग्री m है और इसकी डिग्री लेट्स से n है, तो जो रिजल्टिंग पॉलिनॉमियल होगा उसकी डिग्री होगी mn। ठीक है ना, m × n पे करते हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एंड पॉलिनॉमियल इक्वेशन। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली कुछ नहीं, जो भी तुम्हारा पॉलिनॉमियल है उसके अंदर मैंने कुछ डाल दिया, उसको बोलते हैं, जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। क्या मतलब इसका, अगर मैं तुम्हें सिंपल समझाऊँ, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने ये एक सिंपल सा पॉलिनॉमियल ले लिया, लेट से 3x² + 7x - 2। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा पॉलिनॉमियल है। तो इसके अंदर लेट से मैंने x = 2 डाल दिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 2 का स्क्वायर प्लस में 7 × 2 - 2, राइट। दिस विल बी व्हाट, 3 × 4, 3 × 4 12 प्लस 7 × 2 14 -2, राइट। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितना हो गया, 12 + 12 कितना आ गया, 24। ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन का, ये जो तुम्हारा पॉलिनॉमियल है 3x² + 7x - 2, इसकी वैल्यू x = 2 पे क्या है, 24। तो इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, आई होप तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस अब ये तो मैंने तुम्हें सिंपल क्वाड्रेटिक के लिए समझाया। अगर मैं इसको जनरली लिखना चाहूँगा तो मैं कैसे लिखूंगा कि द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल f(x) एट x = अल्फा। मैंने x = 2 लिया था अभी, तो मैंने अल्फा ले लिया इस बार। अल्फा मतलब कोई भी नंबर मान लो। ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल f(x) at x = अल्फा is obtained by substituting x = अल्फा in the given polynomial and is denoted by f अल्फा। जैसे मैंने अभी जो तुम्हें एग्जांपल दिया था, ये वाला 3x² - 4x + 2, मान लो ये लिया था। ठीक है, तो इसको मैंने बोला f(x). ठीक है। अगर मैंने इसमें 2 डाल दिया तो मैं इसको ऐसे शो करूँगा कि मैंने इसके अंदर 2 डाल दिया, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर 2 डाल दो। तो 3 2 का स्क्वायर - 4 × 2 + 2 कितना आंसर आएगा, 3 × 4 12 हो गया, ये 12 - 8 + 2 कितना हो गया, 4 + 2 6 आ गया। यानी कि अब मैं ये बोलूँगा कि ये जो पॉलिनॉमियल है इसके लिए मैं इसको ऐसे शो करूँगा f2 = 6। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल, और इसको हम शो करते हैं f2 से। अब जैसे यहाँ पर f2 किया था, तो जनरली कैसे शो करूँगा इसको, f अल्फा से। ठीक है, कैसे शो करूँगा इसको, f अल्फा से हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल को x = अल्फा पे। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अगर f अल्फा 0 आ जाए तो फिर मैं अल्फा को क्या बोलूँगा, 0 रूट सॉल्यूशन या कुछ भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो ये है, मान लो तुमने किसी ने तुम्हें एक एक्सप्रेशन दे दिया, ये x² - 5x + 6। ठीक है, लेट्स से ये तुम्हारे पास पॉलिनॉमियल है, इसके अंदर तुमने f3 डाल दिया, चलो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6, क्या आ रहा है तुम्हारे पास, 9 - 15 + 6, ये कितना हो गया, 15 - 15, आंसर कितना आ गया, 0। यानी कि इसकी वैल्यू क्या है x = 3 पे, क्या है, f3, जो कि क्या आ रहा है, 0। यानी कि जब मैंने इसमें 3 डाला तो कितना आंसर आ गया, 0 आ गया। तो फिर अब मैं इस 3 को एक और नाम से पुकार सकता हूँ। इस 3 को मैं बोलूँगा कि ये 3 जो है ये इस पॉलिनॉमियल का क्या है, 0 है, या फिर मैं बोलूँगा ये इसका रूट है, या फिर मैं बोलूँगा ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ इसी में नहीं होगा, मैं और भी बड़े बड़े एग्जाम्पल ले सकता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वाड्रेटिक में ही होगा ऐसा। ठीक है ना, तो इसीलिए अगर मैं इसको जनरल ले लूँ, जो मैंने यहाँ पे सिंपल एक जनरल फंक्शन ले लिया f(x), सिंपल पॉलिनॉमियल जो हमारा होता है, देखने में जैसा लगता है भयानक सा। ठीक है, तो उस पॉलिनॉमियल के अंदर अगर मैंने अल्फा डाल दिया तो वो ऐसा लगेगा देखने में। ठीक है, राइट, ऐसा ही लगेगा a0, फिर a1x, सॉरी a1x की जगह पे a1 अल्फा आ जाएगा, a2x² की जगह क्या आ जाएगा, a2 अल्फा स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुमने इसके अंदर f2 डाल दिया तो क्या आएगा, a0, फिर क्या आएगा, a1 × 2, फिर क्या आ जाएगा, a2 × 2 का स्क्वायर, फिर ऐसे करते करते आखिरी में क्या आएगा, an 2 की पावर n। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है,
ये एक्चुअल में एक नंबर है, क्योंकि A0, A1, A2 ये सब अपने अपने नंबर है, फिर ये 1, 2, 2 स्क्वायर ये सब भी अपने अपने नंबर है। तो ये ओवरऑल जब तुम इसको पूरा कर लोगे, मतलब जब पूरा इसको प्लस प्लस कर लोगे, तो ले दे करके एक नंबर आ जाएगा, लेट्स उस नंबर का नाम है C। ठीक है, तो फिर अब इस fx की वैल्यू 2 पे क्या हो गई, C हो गई, एक कांस्टेंट हो गया। और अगर ये कांस्टेंट जीरो हो जाता है, अगर ये कांस्टेंट जीरो हो जाता है तो 2 क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर मैंने इसमें अल्फा डाल दिया, अगर मैंने एफ अल्फा किया और एफ अल्फा इसका कांस्टेंट आ गया, तो ये आपका सिंपल इसकी वैल्यू हो गई पॉलिनोमियल की। और अगर जीरो आ गया तो मैं क्या बोलूँगा, अल्फा क्या हो गया, इसका जीरो हो गया। ठीक है, तो हमने सिंपल इसको जनरलाइज कर दिया, एक सिंपल सा कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, व्हेन आई से कि एफ एक्स जो है वो ये है और एफ टू जो है वो इसकी वैल्यू है, मतलब कि मानो एफ एक्स हमारे पास ये दे रखा है, क्या दे रखा है, 2x³ माइनस 7x² प्लस 3। ठीक है, एक सिंपल सा क्यूबिक पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है। ठीक है, और मैंने अब इसके अंदर 2 डाल दिया, तो मैं इसको शो करूँगा F2 के साथ, तो 2 डाल दो इसके अंदर, 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। इसको तुम कैलकुलेट कर लो, क्या आ जाएगा आंसर, -9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसमें 2 डाल रहा हूँ तो आंसर कितना आ रहा है, -9। अब मैं इसी चीज़ को एक दूसरे तरीके से फ्रेम कर रहा हूँ। अब मैं बोलूँगा, इधर मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया 2x³ माइनस 7x² प्लस 3। ठीक है, और ये बराबर आ गया -9 के। तो अब ये जो चीज़ लिखी हुई है, इससे मेरा मतलब क्या है ना, व्हाट डज द थिंग मीन, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है जो मैंने हिंदी में लिख रखा है, और ये तुम्हें हमेशा के लिए क्लियरिटी दे देगा कि मुझे वो एक्स बता, मुझे वो एक्स बता जिसके लिए जो ये तेरा एल है, जिसके लिए जो ये तेरा एल है ना, ये -9 हो जाए, इसकी वैल्यू -9 हो जाए। ठीक है, तो मुझे पता है ऑलरेडी कि अगर मैंने इसमें x=2 डाल दिया, एल के अंदर अगर मैंने x=2 डाल दिया, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9 आ जाएगी। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो तुम डिब्बे के अंदर बंद होते हुए देख रहे हो, ये जो चीज़ है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। जब भी मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर एक पॉलिनोमियल को एक कांस्टेंट के सामने खड़ा कर दिया ना, तब मैं बोलूँगा कि वो एक इक्वेशन है। ठीक है, और इस इक्वेशन के रूट, इस इक्वेशन का रूट क्या था, x=2। क्योंकि अगर मैंने इसमें x=2 डाल दिया, तो LHS और RHS क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गया कैसे इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ, कितने प्यार से हमने इसका फॉर्मेशन किया है, समझ में आ गई बात। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे इसको। और इस वाले केस में क्या बोलेंगे, इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि इसमें 3 एज अ डिग्री है। अगर मानो यहाँ पे x की बार 4 होता है ना, तो क्या करते, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती। 2 होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती, जो चैप्टर का नाम भी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो वहीं से आया हुआ है, इसी चीज़ से आया हुआ है ये। ठीक है, अच्छा इससे तुम ये तो नहीं डर रहे ना, क्योंकि काफ़ी बुकों में यहाँ पर जीरो होता है। अगर मैं -9 को इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, 2x³ माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स कि ये क्या बन गया, ये बन गया 2x³ माइनस 7x² प्लस 12 इक्वल टू 0। तो चाहे तो मैं ऐसे लिख दूँ, चाहे मैं ऐसे लिख दूँ, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। अभी भी अगर तुम देखोगे, तो अगर तुम इसमें x इक्वल टू 2 डाल दो, डालो 2, इसके अंदर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब, फिर -7, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 12। कितना आंसर आ रहा है, ये हो गया 8 इंटू 2 यानी कि 16, माइनस ये हो गया 4 इंटू 7 यानी कि 28, और फिर ये 12। आंसर कितना आ गया, 0। दैट मीन्स कि 2 जो है वो इसका भी रूट है, इस इक्वेशन का रूट है वो। ठीक है ना, तो इक्वेशन का तुम्हें सेंस समझ में आया कि रूट कौन हो गया। अब ये कांस्टेंट है, अब 0 मेरे सामने कांस्टेंट रखा हुआ है और ये मेरे पास LHS लिखा हुआ है। तो बस जब भी तुम्हारे सामने कोई इक्वेशन लिख दे, तो इक्वेशन से तुम क्या समझोगे कि जो LHS में लिखा हुआ है, जो LHS में लिखा हुआ है, इसमें मैं ऐसा क्या डालूं कि ये आ जाए। अगर यहाँ 0 लिखा हुआ होगा तो मैं LHS में क्या डालूंगी, 0 आ जाए बस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन का सार मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हेयर अगर तुम इस वाले को देखते हो ना, जैसे अगर तुम ये देखते हो 2x³ माइनस 7x² प्लस 3 इक्वल्स टू -9, तो एक तो तुमने देखा x इक्वल्स टू 2 पे हो गया ऐसा। ठीक है, ऐसे इसके दो रूट अगर तुम और निकालते हो ना, तो अगर तुम इसके अंदर ये डालोगे 2.63746, इसके आगे भी बहुत सारे डेसिमल पॉइंट थे, तो तुम देखना ये 0 हो जाएगा। सॉरी 0 नहीं, मतलब ये जो LHS है ये -9 के बराबर हो जाएगा। अगर तुम इसके अंदर ये डालोगे -1.13746, तब भी ये -9 के बराबर हो जाएगा। एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट में था इसका आंसर, तो वो मैंने ऐसी रैंडमली इक्वेशन लिख दी थी, इस वजह से ऐसा हुआ। मतलब समझ गए तुम कि सीधी सीधी क्या करना है कि मुझे वो एक्स बताने हैं जिसके लिए तो जो तुम्हारा LHS है वो RHS के बराबर हो जाए, बस ये मतलब होता है एक इक्वेशन का। ठीक है, तो दिस 2x³ माइनस 7x² प्लस 3 इक्वल्स टू -9। और अगर मैं इसको इन जनरल बोलना चाहूँ, तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ना, तो इस पॉलिनोमियल हम क्या बोलते हैं, fx, राइट। तो अगर ये fx एक पॉलिनोमियल अगर एक कांस्टेंट के बराबर है, तो इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल रहे हैं। ये हो सकता है कि यहाँ पे c क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो fx इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, राइट। तो वो भी, उसको भी हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो दोज x विच सेटिस्फाइज इट आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जैसे हमने देखा ना ऊपर, अब ये वाला जो एग्जांपल था, इसके अंदर इस इक्वेशन के रूट्स कौन कौन से हुए, ये 3 रूट हो गए इसके, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू दिस एंड x इक्वल्स टू दिस।
क्योंकि अगर मैंने इसके अंदर ये डाल दिया तो ये सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि LHS और RHS क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, ये मतलब बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हैं जो अगर तो मेरी पुरानी वीडियो खोलोगे तो मैंने उसमें पढ़ा भी नहीं रखा ये सब चीज़ें, इतनी सारी बेसिक लेवल की चीज़ें। पर ये सब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब मैंने बाद में एकदम से एज्यूम कर लिया ये सब चीज़ें आती होंगी, तो वो सब आता नहीं था उन लोगों को, बच्चों को, बेचारों को, प्यारों को। तुम लोगों को आता होगा, नहीं भी आता होगा कुछ लोगों को, तो अच्छा है ना, जिनको आता है उनका रिवीजन हो गया, बल्कि एकदम सिस्टमैटिक हो गया हर चीज़ कि अच्छा ये ऐसे ऐसे आया यहाँ से। वरना कुछ लोगों को ये नहीं पता, उनको पता तो होता है कि रूट क्या होता है, पर उन्हें ये नहीं पता होता अच्छा पॉलिनॉमियल पहले बना था, फिर पॉलिनॉमियल को अगर मैं किसी भी कांस्टेंट से बना रहा हूँ तो मुझे ये मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या पॉलिनॉमियल इक्वेशन का। उनको फील नहीं आती, तो अब शायद फील आ रही होगी कि हिंदी में जो हो रहा था ना कि अच्छा वो एक्स ढूंढ जिसकी वजह से LHS जो है वो RHS के बराबर हो जाए, उस पूरी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, फाइंडिंग द रूट्स, जब मैं रूट्स को फाइंड कर रहा होता हूँ तो वो जो प्रोसीजर होता है ना कि जब मैं रूट्स को फाइंड कर रहा हूँ उसको बोलते हैं कि यार मैं इस टाइम पे इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर तुमको बोलेगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो वो ये बोलना चाह रहा है कि भैया रूट्स को फाइंड करो। ठीक है, और इसके लिए लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोसीजर बना रखे हैं, वो हम लोग भी पढ़ेंगे हर एक के लिए बाद बाद में। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये सब चीज़ें बनी हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं सॉल्व करने के लिए, वो भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, चलो बढ़िया है, समझ में आ गया होगा। रूट्स, अच्छा इसको रूट बोलो, तुम सॉल्यूशन बोलो, जीरो बोलो, वो सब सेम चीज़ है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है AX² प्लस BX प्लस D इक्वल्स टू 5 है। लेट्स से तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इससे क्या मतलब निकालूं, ये मेरे सामने क्या लिखा हुआ है, पहले तो मुझे ये बताइए ये लिखा हुआ क्या है तुम्हारे सामने। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि कांस्टेंट के बराबर है, तो ये क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई। और क्योंकि यहाँ पर ये डिग्री 2 है तो मैं क्या बोलूंगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा। पहली चीज़ तो ये हो गई बात फाइनल मेरी। फिर अब लेट्स से किसी अल्फा के लिए, है ना, लेट्स से मैंने इसके अंदर अल्फा डाल दिया और ऐसा हो गया सच में। मैंने जब इसके अंदर अल्फा डाल दिया तो क्या गया, A∝² प्लस B∝+ D, और आ गया आंसर कितना, 5। तो ये सिर्फ एक अल्फा के लिए तो हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस 5 को वापस ले जाता हूँ इधर, ठीक है, मैं लेट्स से मैं इसको LHS पे ले आया, तो ये हो गया A∝² प्लस B∝+ D-5 = 0। अब इस D-5 को चलो C बोल देते हैं, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया A∝² प्लस B∝+ C = 0। तो अब ये अल्फा जो है ये इस इक्वेशन का भी रूट था और ये इस इक्वेशन का भी रूट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये थोड़ा सा समझ में कम आ रहा होगा, क्योंकि अब जीरो बोलूंगा मैं इसको, मतलब क्या हुआ, इस वाले के अंदर तो अल्फा क्या था, इसका रूट था। ठीक है, इस वाले में भी अल्फा जो है वो इसका क्या है, रूट है। पर इसमें एक हल्का सा डिफरेंस है, क्या कि इस वाले में जब मैंने LHS के अंदर जब मैंने अल्फा डाला था तो आंसर कुछ कांस्टेंट आ रहा था, कुछ 5 आ रहा था। पर इस वाले के अंदर जो कि एक्जैक्टली सेम इक्वेशन लिखी हुई है घुमा फिरा के, अगर मैंने इसके अंदर अल्फा डाला तो आंसर कितना आ गया, 0। तो इस चीज़ में हम बोलेंगे कि अल्फा जो है वो इसका 0 हो गया। थोड़ा एक और अच्छा टर्म है, टेक्निकल टर्म है। ठीक है, अच्छा ना एक और चीज़ है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डाउट था, एक बच्चे ने मुझसे पूछा पिछले साल। उसने क्या पूछा मुझसे उसने बड़ा सिंपल सा पूछा कि ये तो पहले से हमें पता है कि A² प्लस B प्लस D जो है वो 5 के बराबर है, तो जब इसमें अल्फा डालोगे वो तो 5 के बराबर आएगा ही। तो उसने बोला चलो मैं बीटा डाल दे रहा हूँ, ले A∝² प्लस B∝ प्लस D, ये 5 के बराबर आ जाएगा। मैंने कहा अरे भाई एक मिनट, तुमसे किसने कहा कि 5 के बराबर आएगा। उसने बोला ये सामने लिखा हुआ तो है ये 5 के बराबर है। मैंने कहा ना 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 ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तो ये कुछ भी डालते रहो तुम हमेशा 5 ही आएगा। सही है ना, इसका ये जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है AX² प्लस BX प्लस D = 5, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी डाल दो। ठीक है ना, अपने आप हिंदी में लिख लेना कि मैंने एक्स कुछ भी डाल दिया और वो 5 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स इक्वल टू बीटा डाल दिया तो A∝² प्लस B∝+ D जो है वो 5 के बराबर हो गया। क्यों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तुमने हो सकता है बीटा डाला और हो सकता है कि 12 के बराबर आ जाए, वो हो सकता है कि वो 13 आ जाए, हो सकता है वो -2 आ जाए। ये तुमसे किसने बोला कि वो 5 के बराबर आएगा। इस इक्वेशन का सिर्फ एक ये मतलब होता है कि ऐसे एक्स ढूंढ जब मैं इसको LHS में डालूं तो वो 5 के बराबर हो जाए। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस इक्वेशन सेज। उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम जो चाहो वो डालते रहो इसमें और 5 आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब नहीं है इसका। ठीक है ना, तो तुम्हें ये थोड़ा जीरो, है ना, ये थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। बाकी अभी हम लोग फर्दर बढ़ेंगे तो तुम्हें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी कि यार ये पॉलिनोमियल इक्वेशन थोड़ा ना, थोड़ा और जितना आगे बढ़ते हैं उतना समझ में आने लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल AX प्लस बी है, तो AX प्लस B = 0 तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट तो ये क्या बन गया, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है, एक्चुअल में पॉलिनोमियल इक्वेशन है पर डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो मैं इसमें ऐसा कौन सा एक्स डालूँ कि ये 0 हो जाए। तो अगर तुम इसके अंदर -b/a डाल दोगे ना तो ये 0 हो जाएगा। डाल दो भाई, अगर तुम इसके अंदर -b/a डाल दो, देखो क्या हो गया, ए और ए कट गया, ये हो गया -b प्लस b, क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। तो मैं क्या बोलूँगा कि -b/a क्या है, इसका रूट है इस इक्वेशन का। इनफैक्ट ये इसका 0 है क्योंकि 0 आ गया। अच्छा, अगर AX प्लस b जो है वो 2 हो जाता, तो अब मैं इसमें कौन सा एक्स डालूँ। तो तुम इसमें एक्स डालोगे ये, तुम डाल के देख लो अभी के अभी, जैसे तुम डालोगे तो 2 आ जाएगा अपने आप ही। डालो A2 - b डिवाइड बाई A प्लस b, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है, ये तुम्हारा LHS है, राइट, ये तुम्हारा LHS है। तो A और A कट गया, -b और b कट गया, देखो क्या बच गया, 2 बच गया सिर्फ। ठीक है,
तो आ गया अपने आप ही 2 के बराबर। ठीक है, तो ये इसका रूट हो जाएगा 2 माइनस बी बाई ए। ठीक है, आई होप सो ये बेसिक लेवल की चीज़ें तो हमें आती होंगी। मैंने कुछ ज़्यादा ही सिंपल लेवल पे ले गया शायद, मुझे लगता है ऐसा। अच्छा, अब ये एक और सिंपल चीज़ है, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये तो मैं आता ही होगा, मैंने बस लिख दिया है कि एडिशन कैसे करना होता है। लाइक टर्म्स को प्लस करना होता है, कि जैसे 7x की बार 7 है, 4x स्क्वायर 2x प्लस और 9 है, और ऐसे ये है। तो जैसे हम लोग वो नहीं करते, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब तुम प्लस करते हो, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि एडिशन कैसे किया जाता है। 726 238, जब मैं ऐसे प्लस कर रहा होता हूँ तो मैं ऐसे प्लस नहीं कर रहा होता हूँ, मैं ऐसे प्लस करता हूँ 700 प्लस 20 प्लस 6। याद आ रहा है, मैंने समझाया था कि हाउ डू यू वाई डू यू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई द वे यू डू। इस टाइप की मैंने वीडियो बनाई थी 20-25 मिनट की, राइट, नंबर्स के अंदर। सिमिलरली बस पॉलिनोमियल के अंदर होता है कि हम एक्चुअल में ऐसे ऐड नहीं करते, हम लोग हमेशा प्लेस वैल्यू से ऐड करते हैं। तो इसमें प्लेस वैल्यू क्या होगी, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स का क्यूब, ये सब इसकी प्लेस वैल्यूज है। जैसे यहाँ पे क्या थी, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, है ना। ऐसी इसमें क्या होंगी कि एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 1, उस टाइप से होती है। ठीक है, तो 9 और 8 को जोड़ दोगे 17 आ जाएगा, 2x और 7x को जोड़ दोगे तो 9x आ जाएगा, 4x स्क्वायर और माइनस 2x क्यूब को नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ पर x क्यूब है ही नहीं, राइट। हम क्या बोलेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, 0 इंटू एक्स क्यूब। अब तुम इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, इसको कैसे जोड़ोगे, 0 माइनस 2 क्या आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा, तो -2 एक्स क्यूब। तो बस ऐसे करके जोड़ सकते हैं, मतलब आता ही हुआ है, होप सो मैंने ज़्यादा ही इसमें कर दिया। एंड सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन, तो फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल लिख रखा मैंने क्या, मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए तुम ये सब कर सकते हो। लेट्स से मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो कैसे करेंगे, एक्स की पावर 7 प्लस 9 एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 4x। समझ रहे हो मैं कितना बेसिक लेवल पे जा रहा हूँ कि कोई किसी को कुछ भी ना आता हो वो भी हर चीज़ कर ले। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई होगा, कुछ नहीं, पहले हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते जाओ। इसका रीज़न भी मैं एक्जैक्टली दे चुका हूँ। ठीक है, लेट्स से तुमने एक रेक्टेंगल इमेजिन करो। ठीक है, उस रेक्टेंगल की एक साइड के तुम 3 पार्ट कर दो। पहली साइड का साइड लेंथ मान लो एक्स की पावर 5, इसको मान लेते हैं 6x स्क्वायर, इसको मान लेते हैं 4x। ठीक है, सिमिलरली अब ये जो साइड है इसमें एक पार्ट को मान लेते हैं एक्स की पावर 7, फिर दूसरे को मान लेते हैं 9x क्यूब, फिर एक को मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं 1। तो अब इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वही इस का आपका प्रोडक्ट का आंसर होगा। क्या क्या आएगा, एक्स की बार 7 एक्स की बार 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, एक्स की बार में 12 आ जाएगा। ठीक है, और वो इस वाले इसका एरिया एक्स की बार 12। फिर क्या आएगा, ये इस तरह के मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, एक्स की बार 7 इंटू ये आपका आ जाएगा 6 एक्स की बार 9, राइट। ये आ गया, ये तुम्हारा यहाँ पे आ गया 6 एक्स की बार 9। फिर ये तुम्हारा ऐसे जाके इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो एक्स की पावर 7 इंटू 4x क्या रहेगा, 4x की पावर 8। और फिर तुम ऐसे ही सारे के सारे रेक्टेंगल का सम निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस के लिए तो अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, वरना तो तुम्हें ये आता ही होगा। ठीक है, ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनका भाई साहब 9-10 में भी बुरी हालत थी और उन्होंने अब ये फौलादी कदम लिया है कि नहीं भाई साहब हमारा हो गया, जितनी ज़िंदगी बर्बाद होनी थी, पर अब मैं अपनी ज़िंदगी सुधारूंगा, पेपर दूंगा और भाई साहब फोड़ दूंगा लाइफ में। ठीक है, अगर कोई ऐसा कोई कुछ करना चाह रहा है और उस बेचारे का ऐसा है कि यार, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ये कंडीशन थी कि मेरी भाई साहब 9-10 मैंने जब करी थी ना तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। 9th और 10th में 10 CGPA है, इस टाइप आती है ना आजकल 10 CGPA और 100%, उसी टाइप के मार्क्स थे, टॉपर। पर आता कुछ भी नहीं था समझ रहे हो, ये हालत है भाई साहब CBSE बोर्ड्स की। खैर वो सब छोड़ो, पर ये मतलब मेरा पॉइंट था कि जिसको कुछ भी नहीं आता, मतलब अगर तुम टॉपर हो तब भी तुम अपने अंदर झांक के देखो कि तुम्हें एक्चुअल में कितना आता है, कि तुम कितने डीप घुसे हुए हो सब्जेक्ट के अंदर। तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल वैसे पढ़ा रहा हूँ कि कोई बंदा अंदर से खोखला है, वो बाहर से शो कर रहा है कि उसे सब कुछ आता है, पर अंदर से वो अंदर से कहीं ना कहीं खोखला है कि यार नहीं यार मेरे को इसका रीज़न नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, ये ना पूछ ले कोई। तो मैं तुम्हें इतने बेसिक से उठा के लेकर चल रहा हूँ बिल्कुल। अब तुम देख सकते हो जितना भी तुमने अभी तक मेरे से पढ़ा है, स्टार्टिंग से पहले लेक्चर से जब तुम मेरे से जुड़े हुए हो तब से लेकर के अब तक, मैंने लगभग कोशिश करी है कि जो भी चीज़ तुम्हें पढ़ाऊँ उसका रीज़न दूँ कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, ये क्यों करूँ मैं। ठीक है ना, ये क्यों करा तूने, ये क्यों करा, ये क्यों करा, राइट। तो आई होप सो हर चीज़ बैठ रही है। चलो खैर, फिलॉसफी बाद में, अब देखते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये बिल्कुल वैसे जैसे डिवीजन ऑफ नंबर्स। तो डिवीजन ऑफ नंबर्स में भी वही प्लेस वैल्यू वाला खेल था, तो वो मैं दोबारा नहीं समझा रहा, वही प्लेस वैल्यू वाला खेल यहाँ पर भी हो रहा है। इनफैक्ट ये भी शायद तुम्हें आता होगा, मैं तुम्हें करके दिखा दे रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, क्योंकि करोगी में मज़ा नहीं आता, राइट, डेफिनेटली ये हम समझते हैं। x+2 है, क्या है हमारे पास, मैं एक बार बस लिख लेता हूँ यहाँ पर। x+2 दे रखा है और क्या दे रखा है डिवाइड करने के लिए, x³ 8x का स्क्वायर 21x प्लस 18। हाँ जी, बताइए कैसे डिवाइड होता है ये। ठीक है, तो हम सबसे पहले वाले को देखते हैं, जैसे x³ है, तो मेरे को x को x³ बनाना है। लेट्स यहाँ पे एक और, चलो मेरी तरफ यहाँ पे मान लो 2 भी लगा हुआ है, तो 2x³ मुझे चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2x स्क्वायर से कर लो, तो x इंटू 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x³ भी हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर, और फिर इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हट जाएगा, और ये इधर क्या रहेगा 4x का
स्क्वायर और फिर ये एज इट इज कॉपी पेस्ट 21x। तुम अगर अगर तुमने मेरी डिवीजन वाला समझा हुआ है ना कि एक्चुअल नंबर में डिवीजन कैसे करते हैं, तो तुम्हें अपने आप सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। उसमें भी हम लोगों ने यही सेम चीज़ करी थी। अब और देखते हैं इसको, अब क्या करना है इसके अंदर। तो अब तुम्हारे पास x है और तुम्हें क्या चाहिए 4x², यानी कि तुम्हें यहाँ पे क्या लगना चाहिए 4x। अगर मैं 4x को 4x वो x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x² ही बन जाएगा, और फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 8x। ठीक है, फिर से माइनस कर लेते हैं, तो ये और ये हट गया, फिर से ये क्या रह गया 21 - 8। 21 - 8 ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपल सा हो गया। हाँ जी उतना हो गया हमारे पास, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना। नहीं सही है सही है। तो 13x + 18 हो गया ये। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब मुझे दिख रहा है फिर से 13x और मेरे पास x है, तो मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। करो ज़रा, क्या रहेगा 13 × x 13x, फिर 2 से करो क्या रहेगा 26। अब फिर माइनस कर दो इनको, ये और ये खत्म हो गया। 18 - 26 तुम्हारे पास कितना बच गया, तुम्हारे पास -8 बच गया। तो ये जो -8 बच गया ये इसका रिमाइंडर हो गया, ये इसका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बस ये क्वेश्चन हो गया, ये डिवाइजर हो गया और ये आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो अब सिमिलरली जैसे एक और डिवीजन देख लो तुम, x + 2 है, इसको तुम इससे डिवाइड करना तो ये आ जाएगा तुम्हारे सामने पूरा सॉल्व कर रखा है। अब अपनी प्रैक्टिस के लिए तुम ये सब कर सकते हो। बिलीव मी ये सब कोई नहीं कराने वाला, ये मैं मतलब जिनको नहीं आता वो अपनी प्रैक्टिस के लिए ये लोग जरूर कर लो, अपने ईगो वीगो पे मत लेकर जाओ कि अरे हाँ हम करेंगे ये सब, ये तो हम पढ़ते थे 9th 10th में। अरे सब तुमसे नहीं, तुम्हें नहीं हो रहा है या फिर तुम्हें लग रहा है कि यार थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, 4-5 करके निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ एक और सॉल्व कर रखा होगा बिल्कुल। हाँ जी, ये वाला भी कर रखा है, ये वाला भी तुम अपने आप कर सकते हो, x² + 4x + 1 सब में वही सेम चीज़ हो रही है। मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, अब तुम बार बार इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब कर सकते हो इसको, डिवाइड कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। मैंने और भी पता है मैंने कितने लिख रखे हैं तुम्हारे लिए, बहुत लिख रखे हैं एक्चुअली अंदर। खैर, अच्छा इसमें ये और बड़ी सही चीज़ है कि अगर मैं x + 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को ये मिल जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या हो रहा होगा, तो फिर भैया ये वाली चीज़ जो है वो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और फिर जब इसमें तुम रिमाइंडर जोड़ दोगे तो फिर काम बनेगा, मतलब कि ये समझ में आ रही है बात, मतलब कि x⁵ + 3x² + 9 ये लिखा है एलएचएस में यहाँ पे। और फिर मैंने डिवाइजर को जैसे हम लोग वही, जैसे हम लोग सिंपल नॉर्मल डिवीजन में करते हैं नंबरों वाले में, वही सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, सेम चीज़ है बिल्कुल। उसमें भी वही डिवीजन एल्गोरिथम होता है कि जैसे मानो यहाँ पर हम क्यों रुक गए, इस पॉइंट पे क्यों रुक गए हम लोग, क्योंकि जो डिवाइजर है उसकी डिग्री कितनी है 2 है, पर जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री कितनी है 1 है। तो अगर रिमाइंडर की डिग्री या फिर जो आ रहा है उसकी डिग्री डिवाइजर से कम हो जाए, अब इसके बाद तो कॉमन सेंस लगा के देखा तो डिवाइड कैसे करेगा, चलो ये देख। ठीक है, हमने पूरा डिवाइड किया, पूरा डिवाइड करने बैठ गए इसको इससे, यहाँ यहाँ तक करते गए करते 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 गए यहाँ तक पहुँच गए, इतना एक्सप्रेशन मेरा आ चुका है। ठीक है परफेक्ट। अगर मुझे इसके बाद करना है तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे x² को 77x बनाना है तो मैं क्या करूँगा, क्या लगता है तुम्हें, x² को मुझे क्या बनाना है 77x बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे इससे कर सकता हूँ 77/x, है ना। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ x² को तो क्या बन जाएगा 77x बन जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा 77/x लेना पड़ेगा। अब 77/x करते ही ये क्या बन गया, पॉलिनॉमियल ही नहीं है, ये तो पॉलिनॉमियल ही नहीं है। तो जब ये पॉलिनॉमियल है ही नहीं तो तुम डिवाइड कर ही नहीं सकते। समझ में आ गई बात, इसके लिए हम लोग इसके आगे नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस यही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है कि अगर तुम ax जो है वो bx से छोटा है डिग्री वाइज, मतलब कि डिग्री ऑफ ax जो है वो bx से छोटी है, तो उसके बाद फिर हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर तुम्हारा वो जो ax है वो क्या क्या बन जाएगा, तुम्हारा rx बन जाएगा, यानी कि रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, अभी इसको और एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से, कि अगर ax और bx दो पॉलिनॉमियल है, सिंपल लेते हैं, और उनके रियल कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो उनके लिए ऐसे दो यूनिक पॉलिनॉमियल दुनिया में बने हुए होंगे जिनका नाम होगा qx और rx, सच दैट कि वो ऐसे रिलेटेड होंगे। ये कुछ तुम्हें देखी देखी सी लग रही होगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, नहीं उसके साथ नहीं, फंडामेंटल थ्योरम कह रहा हूँ, तुम्हारी डिवीजन हम लोगों ने जब किया था उसमें भी इसी टाइप की चीज़ हो रही थी कि अगर मैं दो नंबर्स ले लूँ a और b, तो उनके लिए दुनिया में एक यूनिक सेट ऑफ q और r बना हुआ होता है, सच दैट कि अगर मैं a को लूँ तो a ऐसा आ जाएगा bq + r। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, तुम्हारा डिविडेंड बोलते हैं इसको, डिवाइजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर, राइट। यही सेम एनालॉजी यहाँ पे हो रही है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ है। अगर तुम थोड़ा रुक के सोचोगे तो तुम्हें इसका रीज़न भी समझ में आने लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बाकी इसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है कि मैं इसको मैथमेटिकल इंडक्शन इंडक्शन से समझाऊँ, फिर देर लगेगी यार, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, वो इतना इंटरेस्टिंग है नहीं फालतू का। तो आर एक्स जो होगा, अच्छा यहाँ पे आर एक्स जो होगा ये बात एकदम गारंटीड है कि फिर वो बी एक्स जो है, बी एक्स क्या है तुम्हारा डिवाइजर है, तो आर एक्स जो होगा जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री से हमें क्या होनी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए।
वरना तुम डिवाइड कर देंगे ना भाई। देखो ना यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा यहाँ पर बी एक्स ही तो है, ये तुम्हारा यहाँ पर क्या है ए एक्स, ये तुम्हारा यहाँ पर क्या है क्यू एक्स, और ये जो बच गया 77x-12, ये क्या है आर एक्स। तो आर एक्स जो है उसकी डिग्री हमेशा बी एक्स से क्या होगी, छोटी होगी। रिमाइंडर जो है उसकी डिग्री हमेशा डिवाइजर से क्या होती है, छोटी होती है। बस ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा एक और टॉपिक होता है जिसका नाम होता है सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, मैं ऑनेस्टली इसको छुड़वा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ महान लगता नहीं इसके अंदर, फालतू बस डिवीजन का तरीका है, मतलब एक और तरीका है डिवाइड करने का बस। ठीक है, तो वो तुम अगर तुम्हें मन हो तो तुम पढ़ सकते हो उसको, अलग से जाके कहीं सर्च कर सकते हो। सिंपल एक मैकेनिकल तरीका है डिवाइड करने का, मतलब एक और तरीका है डिवाइड करने का, वरना तुम डिवाइड करने के लिए हमेशा ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हो, जो सबसे सिंपल तरीका है, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ता। ठीक है, अभी मैं एक और तरीका बताऊंगा जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, जो सबसे छोटा लगता है मेरे को, क्योंकि थोड़ा बहुत दिमाग लगाना आता है मेरी, इस वजह से शो करता हूँ मैं तुम्हें, वो काफ़ी अच्छा तरीका है। ठीक है, हाँ किसी को डिवाइड की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख दिए हैं, इनको तुम प्रैक्टिस के लिए अपने कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका 1 से 6 तक, फिर मतलब इनमें सिंपल तुम्हें डिवाइड ही करना है 7 से लेकर के 12 तक। तो ये 12 क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। पर ठीक है, ये जो 12 क्वेश्चन तुम करने हैं, तुम चाहो तो ऐसे करो, कैसे इस तरीके से डिवाइड करो, ये जो स्टैंडर्ड तरीका होता है करने का। एक और तरीका मैं बताता हूँ करने का, ठीक है, वो तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग सकता है, थोड़ा टफ है वो, पर अगर तुमने सीख लिया तो बहुत जल्दी काम होगा, बहुत जल्दी काम होगा कसम से। ठीक है, दिखाएं वो तरीका, दिखाएं तुम्हें, उसमें सोचना बहुत पड़ता है उस तरीके में, बस ये झोल है थोड़ा सा। चलो यहीं से दिखा जाते हैं, चलो ये तुम्हारे पास लिखा है, क्या लिखा हुआ है, वो जो तरीका है ना वो एक्चुअली यहाँ से निकाला गया है, कहाँ से, इससे, इस एल्गोरिथम को पूरा पूरा ऐसे ही रख देते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो एल्गोरिथम है ना इसी को ही हम लोग दिमाग में रखते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम को। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे यही ले लेता हूँ, एक्स की पावर 5 3x² 9। ठीक है, एक्स की पावर 5 3x² प्लस 9 है, और क्या है मेरे पास, क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, ठीक है x² 4x 1। ठीक है, x² 4x है और 1 है, तो ये करना है मेरे को। दैट मीन्स कि अगर तुम ऐसे सोचते हो तो तुम्हें x² प्लस 4x प्लस 1 लिखा हुआ है, और तुम्हें इसको ऐसे करना है ना, एक्स की पावर 5 प्लस 3x² प्लस 9, तुम इसको डिवाइड करोगे, कोई कोई क्वेश्चन आएगा, फिर सॉल्व करोगे, फिर रिमाइंडर आएगा, राइट, ऐसे तो करते हैं। तो जब तुम ऐसा करोगे तब होगा क्या, ये ए एक्स की तरह यहाँ लग जाएगा, एक्स की पावर 5 3x² प्लस 9, और इधर क्या आ रहा होगा, x² प्लस 4x प्लस 1, ये इंटू समथिंग होगा, ये इंटू समथिंग हो रहा होगा, और फिर प्लस में यहाँ पर कोई रिमाइंडर भी होगा, यहाँ पे समथिंग में कुछ रिमाइंडर भी हो रहा होगा, राइट, बिल्कुल यही होने वाला है। तो अब यही हम लोग गैस करेंगे, अब यही हम लोग गैस करेंगे। ठीक है, मज़ा आएगा काफ़ी हद तक। बस उससे पहले थोड़ी सी एक छोटी सी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो तुम कर सकते हो बहुत ही आराम से, और वो ऑब्जर्वेशन बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही सिंपल सी है, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉलिनॉमियल को देखता हूँ तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 5 है, 5 है। जो तुम्हारा डिवाइजर है उसकी डिग्री कितनी है, उसकी डिग्री 2 है। तो कॉमन सेंस की बात है कि जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा, जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा उसकी डिग्री कितनी होगी, 5 - 2 यानी कि 3। क्यों 3 क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कलेक्टिवली इस टर्म की डिग्री कितनी होनी चाहिए, क्या इस टर्म की डिग्री 6 हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जो एल एच एस है उसकी डिग्री कितनी है, 5 है। तो मुझे इस फाइनल एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी चाहिए, 5 ही चाहिए, तो 5 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती। तो 2 + 3, हमें वैसे भी पता है कि अगर एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, ठीक है, उसकी डिग्री लेट से एम है, एक और पॉलिनोमियल है लेट से जी एक्स, उसकी डिग्री लेट से एन है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स इसकी डिग्री कितनी होती है, एम प्लस एन होती है। ठीक है, तो इधर भी तो यही होगा, यहाँ पर भी तो यही होगा। भाई हमें ये बात तो सेट है ना कि हमें अपनी डिग्री चाहिए कितनी, हमें डिग्री चाहिए 5। अब हमें पता है कि यहाँ पे 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसमें से एक टर्म की डिग्री कितनी है, 2। तो इस टर्म की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 5 करना है ना तुम्हें, तो 3 होनी चाहिए इसकी डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, रिमाइंडर की कोई टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है उसकी डिग्री तो इससे भी कम होगी, उसकी तो 2 से भी कम डिग्री होने वाली है, तो उसकी डिग्री कितनी रहेगी, 1 ही रहने वाली है, तो हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। क्योंकि अगर मेरे एक्सप्रेशन में एक बार भी एक्स की पावर 5 आ जाए तो बात खत्म हो गई वहीं पर ही, क्योंकि उसके बाद तो फिर तुम लीनियर टर्म जोड़ो चाहे तुम कुछ भी जोड़ो। भाई एक बार बता, तेरे सामने लिखा हुआ है एक्स की पावर 5 प्लस 3x², इस टर्म की डिग्री कितनी है, 5। तो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है एक्स की पावर 5 3x² 2x+1, इसकी डिग्री कितनी है, 5। तो फर्क पड़ा कि लीनियर टर्म जुड़ा या नहीं जुड़ा। तो रिमाइंडर बिल्कुल ये वाला काम करता है, वो जुड़े ना जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, समझ में आ रही है बात डिग्री के टर्म्स में। तो अब मुझे ये बात समझ में आ गई, अगर तुमने ये एनालॉजी समझ गए, तो अब मैं अपने क्वेश्चन पर आ जाता हूँ जो मैंने यहाँ लिख रखा है ऑलरेडी। अब मैं इसको डायरेक्टली निकालने वाला हूँ, दैट इज़ द ट्विस्ट, दैट इज़ द ट्विस्ट। ठीक है, चलो समझते हैं इसको कैसे। देखो, मैंने देखा मेरी इस वाले की डिग्री कितनी है, 5 है, मैंने देखा इस वाले की डिग्री कितनी है, 2 है, तो मैं समझ गया इस वाले की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। तो वो कैसा लगेगा देखने में, x³ होगा यहाँ पर, एक हो सकता है x² का टर्म हो, एक हो सकता है x का टर्म हो, और एक क्या हो सकता है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है,
आई होप सो ये बेसिक लेवल की चीज़ समझ में आ रही है। कोई बोलेगा हो सकता है एक्स स्क्वायर का टर्म ना हो, तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर का टर्म अगर नहीं होगा ना तो अपने यहाँ भी एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, खत्म बात, अपने आप हट जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सोचते हैं। सोचना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले हो क्या रहा होगा, एक्स स्क्वायर जो होगा वो एक्स क्यूब से जाके क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स की पावर 5 आएगा। और मेरे को एल में भी क्या चाहिए, एक्स की पावर 5। क्या इसके अलावा कभी भी एक्स की पावर 5 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है फिर वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे जाके मल्टीप्लाई होगा। वो तो मेरे को एक्स की पावर 4 दे देगा, है ना। अगर मैं इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाऊँ तो एक्स का क्यूब मिलेगा, आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाऊँ तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। सिमिलरली अगर इसको हटाते भी जाता हूँ वरना गंदगी मच जाती है एक्चुअल में, समझ में आ रही है ना, दिमाग वाला तरीका है ये। ठीक है, अच्छा अगर मैं 4x की बात करूँ तो 4x भी इससे जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, तो क्या आएगा, एक्स की बार 4 ही आने वाला है। बेसिकली एक्स की बार 5 जो है वो कभी नहीं आने वाला, दैट इज द थिंग। ठीक है ना, एक्स की बार 5 इसके अलावा कभी भी नहीं आएगा। कब आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ जब एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स की बार क्यूब से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सिंपल। आई होप सो समझ में ये चीज़ आ रही है तुम्हारे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, क्योंकि एक्स की बार 5 के आगे भी क्या लगा हुआ है, सिंपल 1 ही लगा हुआ है। इस वजह से मुझे पता है अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, टेंशन मतलब, अभी रुक जाओ, बस रुक जाओ। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए वो मैं देखता हूँ। ठीक है ना, सुनना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर जो है वो तो एक्स क्यूब के साथ मिल गया, बहुत अच्छा हुआ, हमारा काम हो गया। पर वो तो और लोगों से भी मिलेगा। वो क्या क्या बना सकता है, अगर वो एक्स स्क्वायर के साथ जाके मिल गया तो वो क्या बन सकता है, एक्स की पावर 4 बन सकता है। अगर वो एक्स के साथ जाके मिल गया तो एक्स क्यूब भी बन सकता है। पर तुम देख पा रहे होगे कि एल के अंदर ना तो एक्स की पावर 4 है ना तो एक्स का स्क्वायर है, राइट। मुझे लग रहा है मैंने पहले स्टार्टिंग में थोड़ा टफ क्वेश्चन ले लिया। इस वाले को छोड़ो, वरना तुम इस वाले से, इस मेथड से कहीं नफरत ना करने बैठ जाओ, राइट। मैंने ना स्टार्टिंग में थोड़ा वो ले लिया जो मुझे बाद में लेना चाहिए था। तो क्या करूँ मैं, तुम्हें अभी समझाऊँ नहीं समझाऊँ ये चीज़। चलो ये वाला करते हैं, ये वाला कंपेरेटिवली स्टार्टिंग के सिंपल है। ठीक है, तो मुझे ऐसे सिंपल इसको डिवाइड करना है। तो एक तो है कि मैं इसको सिंपल डिवाइड कर लूँ, ठीक है। और एक तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेथड नंबर 2 करने का, सेम चीज़ को करने का, मेथड नंबर 2। ठीक है, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। तो एक्स की पावर 4 है मेरे पास, फिर 5x क्यूब है, फिर मेरे पास 7x का स्क्वायर है प्लस 8x है, फिर -9 है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। फिर से वही रीजनिंग है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 जो है वो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मेरे को ये मिल रहा होगा, हो सकता है मुझे कुछ यहाँ पे रिमाइंडर भी लगाना पड़े, वही ये वाला लॉजिक यूज़ किया मैंने। कहाँ गया डिवीजन एल्गोरिथम, कहाँ चला गया हमारा, ये है ना कि ए एक्स इक्वल्स टू बी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो वो क्यू एक्स और आर एक्स वाला फंडा मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया है अपने इस मेथड को लगाने के लिए। ठीक है, अब जरा देखना, दिमाग लगाना, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है। तो मैं चलूँगा एल एच एस के साइड से। मेरे को चाहिए एक्स की बार 4। क्या चाहिए मेरे को, मेरे को चाहिए एक्स की बार 4। ठीक है, तो अगर मेरे को एक्स की बार 4 चाहिए तो मैं कैसे एक्स की बार 4 को बना सकता हूँ, पहले ये सोच के बता मेरे को। भाई एक्स स्क्वायर जो है उसको तुम्हें एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो एक्स की बार 4 मिलेगा, राइट, सही बात है। और हमें तो ये ऑलरेडी पता है कि क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 4 है इसकी डिग्री, और इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो फिर इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 ही होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स होंगे, एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर कोई एक्स का हो सकता है या फिर एक कॉन्स्टेंट टर्म होगा, राइट। जस्ट लाइक जैसे होता नहीं है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसी टाइप का है ना, बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ तक हम समझ गए। ठीक है, तो मैं अभी तक ये समझा कि जब एक्स स्क्वायर जो है जब वो एक्स स्क्वायर के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की बार 4 आएगा। तो मेरा ये वाला टर्म आ चुका है, मेरा ये वाला टर्म आ चुका है। अब मेरे को दूसरा टर्म लाना है। दूसरा मेरा एम क्या है, मेरा एम है 5x क्यूब लाना। अब मैं सोचता हूँ मेरा 5x क्यूब कैसे आएगा, राइट। मैं सोच रहा हूँ मेरा 5x क्यूब कैसे आ सकता है। तो यार एक्स क्यूब कैसे आ सकता है, पहले तुम ये सोचो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कर लो, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कर लो, या फिर 1 इंटू एक्स क्यूब कर लो, या फिर एक्स क्यूब इंटू 1 कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो एक्स क्यूब नाम की तो कोई बला ही नहीं, कोई एक्स क्यूब नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये वाले तो ऑप्शन ही खत्म हो गए। अब हम इन्हीं ऑप्शन को ले सकते हैं। सोच के देख, जब ये वाला एक्स स्क्वायर जो है जब वो इस एक्स से जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स क्यूब ही तो आएगा। सुनना, फिर ये वाला जो एक्स स्क्वायर है, या फिर ऐसा समझ सकते हो कि जब ये 3x जो है जब वो इस एक्स स्क्वायर के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तब भी क्या आएगा, 3x का क्यूब आएगा। पर मेरे को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, मेरे को रिक्वायरमेंट है 5x क्यूब की। पर मेरे पास आगे आ रहा है 3x क्यूब। तो अगर यहाँ पर +2 हो जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू 2x यानी कि 2x क्यूब। समझ में आ रही बात, तो इनको अगर प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 5x का क्यूब। ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद अब आएगा कांस्टेंट टर्म, उस समय मतलब नहीं, हम तो इधर देखेंगे 7x का स्क्वायर चाहिए मेरे को।
ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 7x का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, मैंने अभी तक ये बना चुका हूँ, ये बना चुका हूँ, और अभी मैं फिलहाल इस पे हूँ। तो 7x का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से आ सकता है, या तो तुम एक्स स्क्वायर इंटू वन कर लो, या फिर वन इंटू एक्स स्क्वायर कर लो, या फिर एक्स इंटू एक्स कर लो। ठीक है, अब एक्स इंटू एक्स के बारे में सोचते हैं कि एक्स इंटू एक्स का क्या मान रहा है ना, कि एक्स इंटू एक्स से मेरा मतलब क्या है एक्चुअल में। देखो, अगर ये 3x वाला टर्म इस 2x वाले से मल्टीप्लाई हो जाए तो x इंटू एक्स हो जाएगा, यानी कि 3x इंटू 2x हो जाएगा, तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, 6x का स्क्वायर आ जाएगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, वन इंटू एक्स स्क्वायर, वन इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि वन मतलब होता है कॉन्स्टेंट टर्म बेसिकली। तो 5 जब इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 5x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वन, तो एक्स स्क्वायर तो इसका होगा, और कॉन्स्टेंट टर्म जो भी यहाँ पर आएगा, है ना, जो भी यहाँ पर आएगा, जब ये एक्स स्क्वायर इस कॉन्स्टेंट टर्म से जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो मेरे पास एक और चीज़ आ रहेगी, लेट्स से यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, बी आ जाएगा। ठीक है, पर मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को सिंपल क्या चाहिए, 7x स्क्वायर। तो अगर मैं सबको प्लस कर लूँ तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 11x स्क्वायर, तो 11x का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर। पर क्या मेरे को ये चाहिए, नहीं, मेरे को क्या चाहिए, इसको मेरे को चाहिए 7x स्क्वायर। दैट मीन्स कि बी को क्या होना पड़ेगा, क्या लगता है तुम्हें, माइनस में, मतलब कि 11x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तभी तो 7 आएगा, सॉरी -4, है ना। अगर भाई 11 में से अगर तू 4 हटा देगा तभी तो तेरे पास 7x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर इसको, यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, -4 होना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, क्या होना पड़ेगा, इसको -4 होना पड़ेगा। अगर ये -4 हो गया तो अब हमारा पूरा मामला सेट है, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर जो है जब वो इससे आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -4x स्क्वायर। जब 5x स्क्वायर से आके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, 5x स्क्वायर। जब बीच वाले मिले तो क्या हो गया, 6 स्क्वायर। तो जब हमने इन सबको जोड़ा तो आंसर कितना आया, 7x स्क्वायर, और वही हमें यहाँ पे चाहिए था। तो 7x स्क्वायर भी हमारा आ चुका है, 5x क्यूब हमारा आ चुका है, एक्स की बार 4 भी हमारा आ चुका है। ठीक है, लेकिन तुम कहोगे हमारा काम तो हो गया। देखो हमारा क्या आ गया, हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, जिन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी मेरे मेरे साथ में रहो, अभी 2-3 एग्जाम्पल और कराऊंगा, उससे तुम क्लियर हो जाओगे क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, पर बहुत जल्दी है, मतलब ये काम बहुत जल्दी करता है हमारा। ठीक है, इतना हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को 8x चाहिए। अब फिर से मैंने ये सोचा कि 8x में x मेरा कहाँ कैसे आ सकता है, x सिर्फ एक तरीके से आ सकता है, या तो x इंटू वन कर लो या फिर वन इंटू एक्स कर लो, बस। इसमें x इंटू एक्स ये सब पॉसिबल नहीं है, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म इंटू एक्स कर लो, या फिर x इंटू कॉन्स्टेंट टर्म कर लो। तो x इंटू कॉन्स्टेंट टर्म अगर मैंने किया तो क्या आ जाएगा, -12x आ जाएगा। और कॉन्स्टेंट टर्म इंटू एक्स अगर मैंने किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। अगर मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया तो क्या आएगा मेरे पास, -2। It's 6 o'clock. -2x, पर मेरे पास है क्या, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो 8x है। ये तो बहुत पंगा हो गया भाई, तुम्हारे पास तो -2x है RHS के अंदर, पर तुम्हारे पास LHS में क्या है, 8x। अगर मैं इस -2x के अंदर एक 10x जोड़ दूँ कहीं से, कहीं से भी लाके जोड़ दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 8x बन जाएगा, और वही मेरे को चाहिए। तो मैंने ये 10x अलग से लाके जोड़ दिया, जो मैंने तुमसे बोला ना अलग से लाके जोड़ दे रहा हूँ, तो ये मैंने 10x अलग से लाके जोड़ दिया। सही है, सही है, ठीक है। अभी तक आई होप सो समझ में आ रहा है, या फिर मैं समझा पा रहा हूँ जितना भी तुम, मतलब तुम तो नहीं कर पाओगे अभी तक ये। ठीक है, मुझे पता है अभी तक तुम्हारी हालत खस्ता रही होगी कि हम कैसे सोचेंगे, तो बेकार तरीका है। पर ऐसे लोग जिन्होंने छोड़ दिया ये सोच के, फिर से एक बार कोशिश करो समझने की, तुम समझ जाओगे इसको। अगर समझ गए तो तुम्हें लगेगा यार ये कितना जल्दी करता है सारा काम, और कितना नीट एंड क्लीन है एक पॉइंट के बाद। ठीक है, अब सुनना, तुमने ये बना लिया, तुमने ये भी बना लिया, तुमने ये भी बना लिया, तुमने ये भी बना लिया। अब तुम्हें चाहिए -9। अब -9 कैसे कैसे आ सकता है, सिर्फ एक तरीके से, क्योंकि कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तभी आ सकता है ये। तो 5 इंटू -4 अगर मैंने कर दिया, 5 इंटू -4 अगर मैंने ये काम कर दिया तो क्या आएगा मेरे पास, -20 आएगा। पर मेरे को तो -9 चाहिए, मेरे को -20 होना चाहिए। तो -20 में क्या जोड़ूँ कि -9 आ जाए, +11 अपने आप आ जाएगा -9। अब ये +11 कहाँ से लाऊंगे, अलग से जोड़ना पड़ेगा, तो +11 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देख लो, हो गया। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है, और ये है तुम्हारा रिमाइंडर। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या होता, जो हम कहते हैं पहला तरीका, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। फिर मैं इसको ऐसे लिखता पूरा, एक्स की पावर 4, 5x क्यूब, 7x का स्क्वायर, 8x -9, राइट। तो फिर मैं लगाता, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 4 बनाना है, तो मैं लगाता एक्स स्क्वायर। तुम देखोगे तो जो हम यहाँ पे करते हैं वही हम यहाँ पे कर रहे होते हैं एक्चुअल में। यहाँ जाएगा एक्स की पावर 4, फिर ये हो जाएगा, अगर मैं इसको इसे करता हूँ तो वहाँ पे आ जाएगा 3x का क्यूब, फिर यहाँ आ जाएगा ये 5x का स्क्वायर। फिर हम इसको माइनस करेंगे, जब माइनस करोगे तो ये और ये कट जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 2x का क्यूब, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा, 8x -9। फिर से देखते हैं, अब एक 2x क्यूब आ गया, तो यानी कि मेरे को 2x के साथ जाके मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2x का क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर, फिर प्लस में 2x जब इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 10x। ठीक है, फिर माइनस कर लो, क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा।
ये क्या हो जाएगा -4x², ये हो जाएगा -2x -9, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा -4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा -4x² -12x -15। फिर माइनस कर लो इसको, तो ये और ये खत्म हो गया। फिर इसको प्लस कर लो यहाँ पे और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस कर रहे हो ना, तो ये इनका साइन चेंज हो जाएगा। अब -2x प्लस 12x क्या होता है 10x। फिर +15 -10 क्या होता है +6, ठीक है। तो 10x + 6 आ रहा है, वेट अ सेकेंड, कर दी थी 4 था यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्चुअली में 20 आएगा, तो ये क्या हो गया 11 हो गया। यू कैन जस्ट सी x² + 2x - 4, x² + 2x - 4, रिमाइंडर क्या है 10x + 11, ये रहा 10x + 11, ठीक है। तो ये वो तरीका हो गया जो स्टैंडर्ड तरीका है करने का, और ये तरीका होता है तुम्हारा दिमाग वाला, कि तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम ऑब्वियसली कहोगे कि ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, भले लेंदी है, पर क्या नाम है, हम इसमें स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। डेफिनेटली तुम इसमें स्पीड मेंटेन कर सकते हो, तुम चाहो तो ये फॉलो भी कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पर अगर तुम इसको भी कर लेते हो तो कोई नुकसान नहीं है। एटलीस्ट अगर तुम्हें पता रहेगा तो मैं आगे कोई टफ क्वेश्चन बना देता हूँ, तो फिर ये तुम्हारे बहुत काम में आएगा। ये मैं तुमसे बोल रहा हूँ ऑन एन एक्सपीरियंस बेस, ठीक है। अभी मैं तुमसे इसी टाइप का भी एक और क्वेश्चन मैं अभी देता हूँ तुम्हें, ठीक है, और फिर मैं खुद ही करूँगा। अभी तुम करना मत, अभी तुम मेरे को 2-3 क्वेश्चन करते हुए देखो बस ये, ठीक है। फिर मैं तुम्हें जो शीट दी है वो करना तुम, ठीक है। अभी रुक जाओ बस एक मिनट रुक जाओ, एक और दिखता हूँ तुम्हारे सामने। हाँ जी, तो अब मुझे ये करना है डिवाइड, ठीक है। तो करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको अपना LHS में लिख लेते हैं, x⁴ -12x³ + 44x² -48x + 17। यहाँ लिख लेते हैं इसको x² - 6x + 4। डेफिनेटली अब यहाँ पर एक चीज़ आने वाली है, और क्योंकि ये 2 डिग्री का है और ये 4 डिग्री का है, तो यहाँ पर फिर से क्या आएगा 2 डिग्री का टर्म आएगा, और यहाँ पे हो सकता है कि कोई रिमाइंडर भी आ जाए, ठीक है। आई होप सो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्या करना है हमें, ठीक है। अब हम करते हैं जो हम करने आएंगे यहाँ पर। एक मिनट इसको हटा देते हैं, थोड़ा साफ सुथरा कर लेता हूँ ना, ऑलरेडी इतना क्लटर हो जाता है उसमें, ठीक है। रिमाइंडर का बना लेते हैं यहाँ पर। चलो अब करा जाता है इस क्वेश्चन को, आइए सर, बिल्कुल। हम्म, तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सबसे पहले चाहिए यहाँ पर x⁴। मेरे को क्या दे रखा है x²। अब x⁴ कैसे बन सकता है, क्योंकि हमारे पास x² ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं सिर्फ x² से ही मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया x², और x² कर दिया तो समझ गया कि x² x और ये सब आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए -12x³। अब x³ कैसे बन सकता है, x इंटू x² से बन सकता है, या फिर x² इंटू x से बन सकता है। इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है 2 ही है मैक्सिमम, तो x³ इंटू कॉन्स्टेंट वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो गया है ना, कि हम इंटू 1 करें यहाँ पर, ठीक है। तो x² इंटू x कर लो। अगर तुमने x² इंटू x करा, या फिर तुम क्या कर सकते हो, एक मिनट थोड़ा साफ, है ना। तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, देखो। पहले तो मैंने क्या करा, मैंने x⁴ को मैंने जीत लिया है एक तरीके से। अब मेरे को क्या चाहिए -12x³ चाहिए। इसलिए मैं क्या करूँगा, या तो मैं करूँगा x² इंटू x, या फिर मैं क्या करूँगा x इंटू एक्स का स्क्वायर। तो पहले मैंने किया x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि -6x इंटू एक्स का स्क्वायर। उससे मेरे पास क्या आ गया, उससे मेरे पास आ गया -6x का क्यूब, ठीक है, परफेक्ट। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए -12। तो मैंने कहा रुको रुको रुको, अभी मेरे पास दूसरा भी तो है, कौन सा, x² इंटू एक्स, यानी कि ये रहा x² इंटू एक्स, ठीक है। तो उससे मेरे पास क्या आएगा x³ आएगा। अब मेरा मन में इसके आगे क्या लगाऊं कि -12 आ जाए, साफ साफ दिख रहा है कि अगर तुमने -6 लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा -12x³। तो यहाँ क्या आना चाहिए -6। अरे भाई जब -6x² से मल्टीप्लाई होगा तभी तो यहाँ पर -6x³ बनेगा, राइट, ठीक है। आई होप सो ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अभी तक हमने कितना कर लिया, यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ गया -6 का x, ठीक है। धीरे धीरे तुम देख रहे हो थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ेगी धीरे धीरे। 44x² हमने ये भी अचीव कर लिया है, हमने ये भी अचीव कर लिया। अब इसको अचीव करना रह गया 44x²। x² कैसे आ सकता है, या तो x² इंटू कॉन्स्टेंट टर्म कर लो, या फिर कॉन्स्टेंट टर्म इंटू x² कर लो, है ना, या फिर x इंटू एक्स कर लो, यही किया था पिछली बार भी। तो x इंटू एक्स तो बहुत ही सिंपल है, -6x इंटू -6x, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा 36x का स्क्वायर। या फिर x² को मैं कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर लूँ तो उससे मेरे पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर, या फिर मैं इस वाले x² को जो होने वाला कांस्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो फिर से मेरे पास x² आ जाएगा, और इस कांस्टेंट टर्म को लेटर मैंने b बोल दिया, तो यहाँ पर आ गया b, ठीक है। अगर इन सबको मैं सम कर देता हूँ तो ये क्या हो गया, ये हो गया 40x²। यहाँ तक तो हो गया 40x²। अब इसमें क्या जोड़ूँ कि 44 हो जाए, कॉमन सेंस की बात है 4x², यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 4, है ना, +4, तभी तो बात बनेगी, तभी तो यहाँ पर ये 4x² हो पाएगा, ठीक है। बस हो गया x² - 6x + 4, x² - 6x + 4, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोगों ने अभी ये अचीव कर लिया, हम लोगों ने ये भी अचीव कर लिया, हम लोगों ने ये भी अचीव कर लिया। अब बचा है ये -48x। तो देखो
जो -6x है वो मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट टर्म से, इस 4 से, तो मेरे को क्या मिलेगा? तो मेरे को मिलेगा -24x मिलेगा। फिर ऐसे ही ये वाला -6x जो है वो इसके कांस्टेंट टर्म से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू -6 इत्तेफाक से इसमें भी मेरे को क्या मिल गया? -24x, जिससे मेरे को क्या मिल गया? -48x। और मज़े की बात देख, मेरे को यही चाहिए था, तो वो मेरा बन गया, इसलिए मेरे को कुछ रिमाइंडर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर देखते हैं इसके बाद क्या हो सकता है ना? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अब मेरे को चाहिए 17। तो 17 यानी कि कांस्टेंट टर्म, वो कैसे आएगा? दो कांस्टेंट टर्म जब मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 इंटू 4 जब मल्टीप्लाई हुए तो क्या आ गया? 16। पर मेरे को क्या चाहिए? 17, यानी कि मेरे को एक अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, तो वो एक मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, यू कैन जस्ट सी, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आ गया, ये इसका फाइनल आंसर है। बिल्कुल, तुम चाहो तो उसको डिवाइड करके देख सकते हो।